ओके चलिए फिर बात करते हैं मार्केट के इस समय थोड़ा सा डे लो पर हम इस समय निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स सभी पर। लेकिन ध्यान रहे आज सुबह सुबह हमने एक फ्रेश ऑल टाइम हाई हिट किया था और उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन। कोई बुराई नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट रोज़ की रोज़ आपको पैसा बना के दे, एज लॉन्ग एज ट्रेंड इंटैक्ट है। बैंक निफ्टी ने आज सेकेंड डे आउट परफॉर्म किया, हालांकि अब वो आउट परफॉर्मेंस थोड़ी कम ज़रूर हुई है पिछले एक घंटे में। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है उसकी वजह से, लेकिन फिर भी ट्रेंड इंटैक्ट है बैंक निफ्टी में भी। और लगातार दूसरे दिन मिड कैप्स ने अंडर परफॉर्म किया आज। ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग है कि क्या एक अब लार्ज कैप स्पेसिफिक मूव शुरू हुआ है मिड कैप में अंडर परफॉर्मेंस, लेकिन क्लियरली आज का स्टॉक ऑफ द डे है एबीबी इंडिया। उस पर हम कुछ ही देर में डिटेल में बात करेंगे। और आज सुबह रह गया ये स्टॉक लेना मुझसे बिग स्टॉक्स में अनफॉर्चुनेटली, लेकिन 10% की बड़ी रैली इस समय इस स्टॉक में। बट हर्षिता, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। वाकई में एबीबी इंडिया जोरदार सत्र और एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री आएगी उन नंबर्स के बाद। इंडेक्स में जो ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली हो रही है, ऐसा नहीं है कि बहुत नीचे आपको खरीदारी का मौका मिल रहा है, 50 पॉइंट ही नीचे है। लेकिन हर डिप, हर छोटा बड़ा डिप एक अपॉर्चुनिटी अभी भी तेजी की बनी हुई है ना। ट्रेंड में ऑफ कोर्स कोई बदलाव नहीं है। ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं है हर्षिता, देखिए बिल्कुल बहुत क्लियर है। 22,100 से 22,150 मेरे ख्याल से वो जोन आ गया है। अब ये एक अपॉर्चुनिटी है बाय करने की। आप एग्जैक्ट बॉटम तो कभी नहीं पकड़ पाएंगे। क्या होगा, उससे थोड़ा और नीचे आ जाएगा, फिर ऐड कर लीजिए। एक सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा कर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज की क्लोजिंग पर मेरी खास नज़र रहेगी ये देखने के लिए कि आज हम क्लोज कहाँ पर हो रहे हैं। अगर हम 22,100 के ऊपर बंद होते हैं तो ट्रेंड इंटैक्ट है। मैं तो कहता हूँ 22,050 के भी ऊपर बंद होते हैं तो ट्रेंड इंटैक्ट है। मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, 1 स्टेप बैक 2 स्टेप फॉरवर्ड भी हो सकता है मार्केट, क्योंकि 6 दिन की लगातार तेजी हो गई, इसके लिए लगेगा कि दिन खराब है। अभी भी अगर आप देखें तो टेक्निकली मार्केट हायर हाईज और हायर लोज बना रहा है, ठीक है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस एक आखिरी का 1-1.5 घंटा देख लेते हैं कैसे जाता है। मैं थोड़ा बैंक निफ्टी में सुबह हमने मेंशन किया था कि ये 47,300 टू 47,600 की रेंज में एक बार के लिए आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर लें। और वो 47,363 का हाई था आज सुबह, क्योंकि ये फंसने वाला जोन था एक बड़ी रैली के बाद। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अब आपके लिए बाय जोन आ गया है। 47,600 के ऊपर अब अगर हम निकलेंगे तो एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा, वो 48,000 तक भी ले जा सकता है आपको। तो बाय जोन है 47,000 टू 47,200। अब हम आ गए हैं उस बाय जोन में। अब देखते हैं टिकता है या नहीं। एक स्टॉप लॉस लगाना होगा ऑब्वियसली आपको 46,800 का। तो क्लोजिंग पर ऑफ कोर्स नजरे, और 22,100, 22,50 पर भी क्लोज अगर आपको मिले तो वो भी एक अच्छा रहेगा। लेट्स सी निफ्टी बैंक में यहाँ से कुछ सिचुएशन और बेहतर होती है या नहीं। कल का एक आउट परफॉर्मिंग दिन था। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून हर्षिता, गुड आफ्टरनून अनुज। स्टॉक स्पेसिफिक जैसे कि अनुज कह रही थी कि इस वक्त इस बाजार को चेस करना क्लोजिंग में ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि निफ्टी डे लो पर है, इस वक्त ट्रेड करता है, लेकिन फिर भी जिन स्टॉक्स में एक अच्छा बिल्डअप है और एज पे बैठे हैं, चेस करने लायक, आई थिंक किसी ट्रेड के लिए पॉइज्ड है। मैं 4 एक ट्रेड्स रखना चाहूँगा स्क्रीन पे, और एग्जैक्टली एट दिस टाइम, मतलब सिर्फ अभी ट्रेड नहीं करना है, लेकिन हाँ पोजिशनिंग इनकी काफ़ी अच्छी खासी है। केमिकल बास्केट में एक SRF लेके आइएगा, 1% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ अभी भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है। सुबह सुबह हमने टाटा केमिकल को ग्रैब किया था और यहाँ पर शॉर्ट कवरी के इंस्टेंसेस हैं। आई मीन प्राइस ऊपर स्टेबल है, लगभग अभी भी 1% ऊपर, और OI शेड हुआ। कल भी इसमें OI शेड हुआ। कल इंपॉर्टेंट डे था। कल का लो था 200 डे, कल का लो था 20, कल का लो था 50, कल का लो था 100। वहाँ से शूट अप हुआ और ये इस वक्त इस दौर की यानी 9 जनवरी के बाद की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। तो नज़र रहेगी SRF, स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज़। SRF है इस वक्त जो स्टॉक में पिक कर रहा हूँ। उसके बाद जो स्टॉक में पिक कर रहा हूँ दैट्स GNFC, स्क्रीन पर रखिएगा। स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पर भी और पोजिशनिंग अच्छी है यहाँ पर। कभी कभी हम स्ट्रेंथ को पिक करते हैं, कभी कभी हम वीकनेस यानी पुल बैक ट्रेड को पिक करते हैं। आज इसका लो एग्जैक्टली अगर आप देखें 679 पर जो लो था आज का, वो था 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पुल बैक जनरेट किया है, 200 डेमा को लो बनाया, 10 को पार किया, और इसमें भी शॉर्ट कवरिंग इंस्टेंसेस हैं। स्पेशली हर्षिता हम क्योंकि अब एक्सपायरी के नज़दीक बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो इसीलिए मैंने उन स्टॉक्स को आज इस चर्चा में शामिल किया जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग है। GNFC, SRF। जहाँ तक स्ट्रेंथ का सवाल है, लेट्स ब्रिंग हेवल्स, स्क्रीन पे लेके आइएगा एक बार। हेवल्स, यहाँ प्लेसमेंट हेवल्स की अच्छी है और 1409 पे ट्रेड करता हुआ और डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, सारे एवरेजेस के ऊपर है। यहाँ पर भी अगर आप देखें मोमेंटम अच्छा है, नज़र रखिएगा स्टॉक पे भी। और लास्ट एक स्टॉक रखना चाहूँगा दैट्स टाटा कंज्यूमर, 1% ऊपर है। अर्निंग सीजन में FMCG स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्ग मूव इसने दिया था। आई थिंक इसका कंसोलिडेशन था ना वो आज तक पूरा हो चुका है। एंड फाइनली
1164 पे ट्रेड करता हुआ, यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग इंस्टेंसेस हैं। ओआई घटा, प्राइस ऊपर। तो मैंने सारे के सारे स्टॉक्स वही मेंशन किए जहाँ पे ओआई घटा और प्राइस ऊपर है। बट एक बार जरा एबीबी दिखाइए, 10% ऊपर, टेम्परेरी फ्रीज लगा था करीब 1245 के आसपास, अब करीब 10.12% ऊपर। अनुज, जैसे कि मैं मेरे ख्याल से कंपेयर कर रहा था इस पूरे अर्निंग सीजन को, ये अर्निंग सीजन का सबसे आखिरी पड़ाव है, या मेरे कह लीजिए कि खत्म हो चुका है। सबसे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन इस पूरे अर्निंग सीजन का एबीबी मान के चले? नहीं, और क्या, ऑब्वियसली मान के चलना ही पड़ेगा, स्क्रीन कह रही है वीरू, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, एक चीज़ है, मैं कॉन कॉल सुन रहा था एबीबी की, क्योंकि आज का क्लियरली स्टॉक ऑफ द डे था, तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन उसके बाद फिर इसमें मूव आया, और मुझे हैरानी नहीं होगी कल आपको इसमें एक और गैप अप मिले तो। और ये कल हो सकता है आज ही निकाल दे अपना ऑल टाइम हाई, वरना कल तो निकाल ही दे, और फिर आपको और एक सुनने को मिले कि ये मतलब कल ब्रोकरेजेस के और कॉन कॉल के बाद अपग्रेड्स आएंगे, तो वो सुबह आते हैं नॉर्मली, इंटरडे में ब्रोकरेजेस लिखते नहीं है, तो कल सुबह हम ब्रोकरेजेस के भी अपग्रेड देखेंगे मेरे ख्याल से। सवाल सिर्फ एक ही है यहाँ पे, ये स्टॉक काफ़ी महंगा है अब इस समय इस लेवल पर, लेकिन मार्केट में एक चीज़ समझ लीजिए, अच्छी चीज़ आपको महंगी ही मिलेगी। ये कहते हैं ना कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, ये बेसिकली बात इसमें सारी की सारी वही है, और ये सारे बॉक्सेस को टिक करता है। आज जैसे मैं हर्षदा को बता रहा था, आज सुबह मैं देख रहा था नंबर्स, मुझे लग रहा था कि अच्छा रिएक्शन होगा, बट समाव रह गया वो बिग स्टॉक्स में लेने का, लेकिन मेरे ख्याल से ये इसमें एक बड़ा मूव है, और अभी मूव चलेगा 5,500-6 हज़ार तक इस री रेटिंग में ये स्टॉक मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए। लेकिन हर्षदा, बाकी के ट्रेंडिंग स्टॉक? जी हाँ, ये तो ऑफ कोर्स है ही आज का सबसे जोरदार प्लेयर, लेकिन कुछ और काउंटर्स भी हैं जिनमें अच्छा खासा ट्रेंड तेजी का बना है। मेटल्स में आज खरीदारी बन रही है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, कल आपको याद होगा हम वो खबर बता भी रहे थे कि चाइना में आयरन ओर के प्राइसेस में दोपहर में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला था। कल स्टॉक्स ने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन आज तेजी का मूव आया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आयशर मोटर्स, ये दूसरे गेनर्स हैं आज। निफ्टी बैंक भले ही शांत हो, लेकिन आज एसबीआई में कुछ मोमेंटम देखने को मिला है। बट ऑफ कोर्स एबीबी इस हिस्सा बन रहा है इस पूरी लिस्ट का, लेकिन पिरामिड एंटरप्राइजेस वायदे के टॉप गेनर्स में शामिल है। आज प्रॉपर्टी रिलेटेड काउंटर्स में अच्छी तेजी देखने को मिली है, चाहे वो डीएलएफ हो या फिर आपका गोदरेज प्रॉपर्टी हो, यहां पर अच्छे वॉल्यूम्स पर अच्छे वाई एडिशन के साथ खरीदारी देखने को मिली। इस पॉकेट को आगे रिविजिट करेंगे, लेकिन कहां पर बैकफुट पर ट्रेड है, तो कुछ मुनाफा वसूली की पोजीशंस आज भी जारी है। कोल इंडिया में याद रखिएगा, परसों 4% टूटा, कल 3% का करेक्शन, आज 2% नीचे, तो कुल मिलाकर यहां पर हमने देखा है वो सेल साइड की पोजीशंस बरकरार। पावर ग्रिड, हीरो मोटोकॉर्प और बीपीसीएल ये दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है कुछ मुनाफा वसूली के अंश। जी एंटरप्राइजेस आज एक तो कल की खबर का खंडन किया, दूसरा वो ब्लूमबर्ग वाली रिपोर्ट का और खामियाजा भुगत रहा है काउंटर। इंटरडे में 13% नीचे। जीएमआर एयरपोर्ट की तेजी के सौदों पर थोड़ा सा विराम लगता हुआ। बॉश, और इसको कल हम मेंशन भी कर रहे थे, लेकिन आज यहाँ पर एक थोड़ा सा रिवर्सल ट्रेड है, और ट्रेंड में हम देख रहे हैं कुछ कुछ मुनाफा वसूली के अंश बन रहे हैं। ये है वो काउंटर्स जिन पर आगे हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे जानकार भी तैयार है आपको बताने के लिए कहां पर तेजी करें और कहां पर मंदी। फंडामेंटल्स पर गौरांग शाह से बात होगी, फिर प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, चंदन तापड़िया, राजेश सातपुते, विकास सालुंखे और अमित सेठ हमारा साथ देंगे इस कार्यक्रम में आपके लिए ट्रेड स्पॉट करने के लिए और स्ट्रैटेजी बताने के लिए। एबीबी स्टॉक ऑफ द डे है, क्या कुछ कहा गया है उस कॉन कॉल में, उसके हाइलाइट्स आपके सामने पेश करेंगे। 230 पर जुबिलेंट फूड वर्क्स बड़े पैमाने पर पॉपाई स्टोर के फ्रंट को और मजबूत करना चाह रही है। मैनेजमेंट से एक्सक्लूसिव बातचीत जो हमारी हुई है उसका अंश आपको सुनाएंगे। फिर 250 पर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं बजाज फिनसर्व एएमसी के सीआईओ यहाँ पर निमेश चंदन, और साथ ही साथ हम बात करेंगे फिर डीलिंग रूम के एक्शन की, बीटीएसटी, एसटीबीटी और क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। ओके, चलिए फिर शुरुआत करते हैं और ट्रेड्स लेने की। हमारा पैनल हमारे साथ तैयार है। बाय द वे, अब मार्केट थोड़ा सा क्रैक कर रहा है, खासतौर से निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स। मिड कैप इंडेक्स अब 300 पॉइंट नीचे, कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस डिक्लाइन खराब है, लेकिन इतना खराब भी नहीं है। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए बाय का कॉल लेंगे या थोड़ा सा सेल का मूड बन रहा है? नहीं, बाय का कॉल, ऑलवेज अ पुल। गुड आफ्टरनून टू यू। मुझे पसंद है इस वक्त वो है मैरिको, सेफ है, थोड़ा अच्छा बेस बना हुआ है, कल का मूव अच्छा था और आज एक अपमूव में ट्रेड कर रहा है पॉज मोड पर। मैं कह सकता हूँ ये अपमूव में पॉज मोड है, तो एक रनिंग करेक्शन बन सकता है। ट्रेड कर रहा है 539 के आसपास मैरिको।
इसका जो टारगेट है 545 550 हो सकता है कल तक, स्टॉप होगा 535। तो रिस्क रॉड रेशियो भी फेवर में है। मेरिको पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, तो मैरिको 545 550 की तरफ बढ़ता हुआ तेजी की तरफ गाबा साहब का ध्यान है। मानस, आफ्टरनून आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, एसआरएफ में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था 200 मूविंग एवरेज के ऊपर। फाइनली आज एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो करंट लेवल्स पे भी आप एसआरएफ में खरीदारी कर सकते हैं। 2384 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 2450 2450 के आपको एसआरएफ में टारगेट सेट करने हैं। 2400 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है, 41 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पे 29 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है और 60 रुपए के टारगेट आप इस ऑप्शन में भी सेट कर सकते हैं। SRF फ्यूचर्स प्लस 2400 की कॉल यहाँ पे पिक कर सकते हैं आप, ट्रेडिंग एट 4385। SRF फ्यूचर्स पंच मतलब लॉन्ग करना है। अमित जी, आपका ट्रेड। जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, हर्षिता मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, मेरा इस समय का टॉप ट्रेड रहेगा लुपिन। लुपिन का स्ट्रक्चर देखें तो काफी पॉजिटिव है। कल के सत्र में एक बुलिश पिन बार बना था जिसने 20 डेमा पे रेस्ट लिया था और आज उसका एक फॉलोअप देख रहे हैं एंड स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव 10 डेमा। काफी रेजिलिएंट स्ट्रक्चर है और एक डिफेंसिव भी है। 1604 के लगभग इसका प्राइस है। 1588 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 1640 एंड 1650। ओके, लुपिन ये इस समय बाय कॉल अमित जी की तरफ से। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी, देखिए नजर मेटल स्टॉक्स पे है, जैसे हर्षदा जी ने कहा कि JSW स्टील, टाटा स्टील, मुझे लगता है यहाँ पे ट्रैक्शन अच्छा बना है और सबसे बड़ी बात है कैंडल स्टिक्स पे यहाँ पे ब्रेकआउट्स मिला है, तो दो में से एक चुनना है। देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन JSW स्टील। यहाँ पे क्लैरिटी है, लगता है कि ये कम से कम 860 तक का मूव JSW स्टील में पेंडिंग है, तो एट अ लेवल ऑफ 840 इट्स अ बाय इन JSW स्टील। स्टॉप लॉस जो रखेंगे हम वो रहेगा 830 का। JSW स्टील मोमेंटम ट्रेड है आज, यहाँ पर खरीदारी का फॉलो अप आएगा तो तेजी की साइड पर ही रहे। विकास सालुंखे भी हमारे साथ है। विकास, आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। देखो, ओवरऑल मुझे लगता है कि कमिंस इंडिया में एक ओवरबॉट जोन में ऑलरेडी ट्रेड कर चुका है। यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है, तो मेरा सेल कॉल रहेगा कमिंस इंडिया 2615 के नीचे अभी फिलहाल तो ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है नीचे में 2540 2530 तक एक डाउन साइड एक प्रॉफिट बुकिंग इस काउंटर में देखने मिल सकता है। 2650 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन में ये थोड़ा सा रिट्रेस हो सकता है। जो रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पे निकल के आ रही है 2530 के आसपास की है, तो 2530 के लिए यहाँ पे सेल कॉल लेके जाना चाहिए कमिंस इंडिया। ओके, कमेंट सेल है। अच्छा, आई थिंक आज जो सेक्टोरल टेलविंड था उसका एडवांटेज आई थिंक LNT को भी मिला था कभी, मतलब ABB के नंबर्स के बाद सिमेंस ने सुबह ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था, बट वो एडवांटेज एज ऑफ नाउ कमेंस के पास नहीं है। कमेंस सेल कॉल है, याद रखिएगा, इट्स 2608 सेल कॉल है ये, और फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 2540 कमेंस सेल है। अब देखिए एक ही सेक्टर में कितने सारे अगर आप देखें डाइवर्जेंसेस हैं। गौरांग, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। गौरांग, आपकी अप्रोच मार्केट्स पे क्या है इस वक्त, और एक बहुत स्ट्रांग मूव के बाद आज बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में है, बट एक बहुत ही स्ट्रांग अर्निंग रिएक्शन हम देख रहे हैं ABB पे। आपका टेक इस प्राइस पर, इस प्राइस सेक्शन पे, और आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का? बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो पहले तो बाजार दायरेबंद कारोबार करे, यही उचित है। हमने सर्वोच्चम स्तर, नया शिखर बनते हुए देखा है, और अक्सर बाजार जब इस कतार पे आके खड़ा हो जाता है तो इतिहास गवाह है वीरेंद्र के, थोड़ा कंसोलिडेशन होना लाजमी है बाजार की सेहत के लिए और निवेशकों के लिए भी। और थोड़ा अगर नीचे भी आता है तो नए निवेशकों को मौका मिलता है, तो शायद थोड़ा बहुत कंसोलिडेट और प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है बाजार पर। ABB इंडिया, बहुत ही शानदार नतीजे, हमारा जो आकलन था उससे बहुत बेहतरीन नतीजे आए वीरेंद्र, और करीबन 10% के आसपास की ऊपर के स्तर हम देख रहे हैं। तो आज की इस बढ़त के बाद हमारे जो लक्ष्यांक थे वो आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि नतीजे इतने बेहतर आए तो थोड़ा बहुत अभ्यास करना पड़ेगा लक्ष्यांक को ऊपर लेके जाने के लिए। लेकिन फिलहाल बने रहने की, यानी कि होल्ड करने की, या फिर अगर पुराना निवेश है तो बने रहें, अगर खरीदारी करना है तो थोड़ा बहुत इंतजार करें नीचे आने का। आज आंकड़ों के आधार पर बहुत उत्साह है काउंटर के में, लेकिन खरीदारी का मौका निचले स्तर पर बिल्कुल देखना चाहिए आपको। और हम भी
थोड़ा बहुत अभ्यास करके हमारे लक्ष्यांक को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। गौरांग, क्या आप हमारे साथ शेयर कर पाएंगे आपका प्रीवियस टारगेट क्या था एबीबी का? मुझे डर था आप मुझसे ये प्रश्न नहीं पूछेंगे। लेकिन करीबन 4,600 के आसपास, जो मेरी याददाश्त अगर ठीक है हाँ। अर्शद, तो वो था और उसके पार निकल गया है मेरे ख्याल से। बिल्कुल 4600 के पार है, सबके प्राइस टारगेट के पार निकला है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये मार्केट का काम है इस तरीके से करना। मेन वाइल मार्केट है डेज लो और अब 22,100 के नीचे फिसलने की तैयारी हो रही है। और एक बार जरा निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आइए, जो स्टॉक आपको सबसे ऊपर दिखेगा वो है इन्फोसिस इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। आज मार्केट में इन्फोसिस ने अच्छा दबाव डाला, करीब करीब 25 पॉइंट का, और अब ऑलमोस्ट उतना ही दबाव आ रहा है एचडीएफसी बैंक की वजह से। देखिए ये इन्फोसिस एकदम डीलो पर आया और एचडीएफसी बैंक का, और अगेन एचडीएफसी बैंक पर जिसमें सुबह भी कह रहा था कि कल के मूव से सिर्फ ये ना मान ले कि अब यहाँ से फर्राटा रैली शुरू हो जाएगी। बस ये है कि कल का मूव बचना चाहिए, ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा मूव निकल जाए। अगर वो हो गया तो बहुत दिक्कत होगी। लेकिन इन्फोसिस में बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक बार इन्फोसिस का कंपैरेटिव प्राइस अगर दिखा दें मुझे वर्सेस टीसीएस, ये इन्फोसिस है देखिए इस समय वर्सेस टीसीएस, अगर इसको रखेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि थोड़ा सा टीसीएस ने एक महीने में आउट परफॉर्म किया। हालांकि आज टीसीएस भी नीचे है, लेकिन इन्फोसिस में थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस आनी शुरू हुई है यहाँ पर। गौरांग, गुड आफ्टरनून। इन्फोसिस में पिछले 2-3 दिन से थोड़ी सी गिरावट है, कैसे देख रहे हैं इसको? बाइंग अपॉर्चुनिटी या कुछ करेक्शन की शुरुआत? आपको भी शुभ दिन अनुज भाई हमारे तरफ से। तो थोड़ा बहुत अमेरिका में जो हुआ उसका रुझान आज आईटी क्षेत्र के शेयर पर हम देख रहे हैं। इन्फोसिस टीसीएस दोनों पर ही खरीदारी की राय है। इन्फोसिस पर 1840 के लक्ष्यांक लंबी अवधि में हमने निर्धारित किए हैं और टीसीएस पर करीबन 4500 के आसपास के लक्ष्यांक। गौरांग, वीरू ने आपसे सीधे स्टॉक ऑफ द मोमेंट की बात कर ली, लेकिन आपका ट्रेड क्या है जो आप हमारे लिए लेकर आए थे? विकल्प के रूप में हाँ, मैं क्षमा चाहता हूँ वीरू का वो प्रश्न का मैं उत्तर नहीं दे सका। आज सबसे बड़ी सरकारी बैंक ने एक नया सर्वोच्चम और शिखर बनाया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले अनुज भाई ने प्रश्न पूछा था हमारे ही चैनल सीएनबीसी आवाज पर, शायद मॉर्निंग शो में। मुझे लग रहा है कि 850-900 के पार भी जा सकता है ये, अगर किसी का नजरिया लंबी अवधि का है तो। स्तर भले सर्वोच्चम हो, लेकिन अगर कंपनी अच्छी हो तो कोई स्तर मायने नहीं रखता। ओके, बिल्कुल। चलिए अब एक काम करते हैं, बात करते हैं आज के स्टॉक ऑफ द डे की। विदाउट अ डाउट जो है एबीबी फिर से आएगा आपके स्क्रीन पर। 10% के गेंस पर टिका हुआ है स्टॉक, और ये देखिए इनफैक्ट इंट्राडे में तो एक बार के लिए 5100 भी क्रॉस किया था इसने, 5134 तक गया था। तो शानदार मोमेंटम। इतनी बड़ी तेज़ी है क्यों? यतिन को जोड़ लेते हैं, जान लेते हैं कि क्योंकि एक कॉन कॉल भी हुई थी। तो यतिन, पहले तो ये बताइए कि मार्केट को क्या पसंद आया, कॉन कॉल पे बाद में आते हैं। जी, सबसे पहले अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स काफ़ी शानदार थे, अनुमान से बेहतर आपको प्रॉफिट और एबिटा फिगर आता हुआ दिखाई पड़ा। प्रॉफिट का अनुमान था 300 करोड़, उसके सामने 338 करोड़ का प्रॉफिट आया, और एबिटा की बात करें तो 417 करोड़ का एबिटा इस क्वार्टर में आता हुआ दिखाई पड़ा। एबीबी का ये Q4 है, और यहाँ भी अगर हम देखें तो लगभग 10% की बीट आपको आती हुई दिखाई पड़ रही है। मार्जिन्स में भी आपने साल दर साल बेसिस पे अच्छा सुधार देखा। मार्जिन्स जो है क्वार्टर के लिए 15% से थोड़े ज़्यादा आए, जो पिछले साल 12.5% थे। ऑब्वियसली अगर हम एबीबी की बात करें तो जो ऑर्डर इनफ्लो है वो काफ़ी शानदार रहा है। इनफैक्ट करंट क्वार्टर में उनको लगभग 3,2500 करोड़ रुपए के ऑर्डर हाथ लगे हैं, और अभी कुल ऑर्डर बुक 12,500 करोड़ रुपए के आसपास है। तो ऑर्डर इनफ्लो स्ट्रॉन्ग और नंबर्स काफ़ी शानदार थे। ओके, तो ऑर्डर नंबर्स काफ़ी मजबूत, और ऑफ कोर्स इन्होंने अपने गाइडेंस को भी थोड़ा सा बेहतर ही परफॉर्म करके दिया है। लेकिन पूरी एक्साइटमेंट हुई है कॉन कॉल के बाद। तो कॉन कॉल में कंपनी ऑफ कोर्स आगे की ट्रैजेक्टरी पर भी थोड़े से हिंट्स देती है। बाजार को उसमें से क्या कुछ पसंद आया है? तो 5 मुख्य पॉइंट्स अर्शदा जो एबीबी ने इन्वेस्टर्स को कम्युनिकेट किया, एनालिस्ट को कम्युनिकेट किया। सबसे पहले अगर हम बात करें तो डेटा सेंटर, रेलवे, मेट्रो, इलेक्ट्रिफिकेशन, ये 3-4 जो पिलर्स हैं उसके कारण आपको ग्रोथ ड्राइव होती हुई दिखाई पड़ेगी आगे जाके एबीबी की ऑर्डर बुक में। जहां तक कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का सवाल है, करंट ईयर में अगर हम बात करें तो 21% के शिखर पे पहुंचा, और आगे कंपनी को लगता है कि यहां सुधार की उम्मीद है। इसके अलावा अगर हम बात करें 2024 में तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी अनुमानित है, क्योंकि
डोमेस्टिक ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। एक्सपोर्ट मार्केट्स तो मजबूत हैं ही, लेकिन फोकस डोमेस्टिक मार्केट पे रहेगा क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे केपेक्स रिलेटेड ऑर्डर्स कंपनी को आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉनकॉल का टेक अवे था वो ये था कि यहाँ से भी फर्दर मार्जिन एक्सपेंशन होता हुआ दिखाई पड़ेगा क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो रही है और क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी के हाथ लगा है, तो यहाँ से मार्जिन भी सुधरते हुए नजर पड़ेंगे, सुधरते हुए दिखाई देंगे। और एक चीज और एक कॉमन फैक्टर ऑफ कोर्स अक्रॉस इन कंपनियों में देखने को मिला है जो कैपिटल गुड्स या फिर इस इंजीनियरिंग वाले बिजनेस में है कि सब लोग ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिक ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा मजबूत है, वहाँ पर एक बहुत तगड़ा फ्लो देखने को मिलेगा। ये कमेंस के मैनेजमेंट ने कहा था, इसके कुछ हिंट्स इनफैक्ट एल&टी ने ड्रॉप किए थे, जीमेंस ये कहता हुआ नजर आया था और एबीबी की तरफ से भी यही बयान आया है कि डोमेस्टिक बिजनेस ऑफ कोर्स आउट परफॉर्म इस समय कर रहा है और ये जो बढ़त देखने को मिली है वो बरकरार रहेगी। इस पर हमने फंडामेंटल व्यू ले लिया है, लेकिन टेक्निकली एबीबी कंसिडरिंग अब आगे और रिपोर्ट्स आना बाकी हैं, लेकिन आज अगर कोई अटेम्प्ट कर रहा है ट्रेड, क्या चेज करेंगे स्टॉक को अमित, या फिर कल देखते हैं कहां पर खुलता है और क्या फॉलो थ्रू आता है? नहीं मैम, एक बार तो चेज नहीं करूंगा। स्टॉक ऑलरेडी 10% अप है, इट इज सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स, वो एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अभी फेवरेबल नहीं है। अगर किसी के पास है तो उसको फिर एग्रेसिवली इसको ट्रेल करना चाहिए विद 1 और 2% स्टॉक के साथ, इसे होल्ड करके बने रहे। फ्रेश पोजीशन कोई डिप पे लेंगे फिलहाल नहीं। ओके, बिल्कुल। खैर वैसे एक चीज़ है मार्केट में, ये वो वाली मार्केट है जिसमें अर्निंग्स का अगर एक बार थम्स अप आ जाए तो उसको भले ही आप चेज करें तब ज़्यादा पैसा बनता है। ट्रेंड का एग्जांपल याद है आपको? ट्रेंड में मतलब उस दिन ठीक है, उसके बाद अगले दिन वो फिर वो मोमेंटम आया था स्टॉक में। जैसा मैं कह रहा हूँ, मुझे तो हैरानी नहीं होगी अगर ये इसी सीरीज़ में आपको 5200-5300 के लेवल दिखा दे तो पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली अगर किसी ने शॉर्ट किया है तो मार्केट वो तो उसको कवरिंग आएगी, एब्सोल्यूट कवरिंग आएगी और उसको ज़बरदस्त मार्केट पनिश करेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर एक बार मोमेंटम आना शुरू होना स्टॉक में, उसके बाद उसके अगेंस्ट बेट करना थोड़ा सा टफ होता है। जैसे मैं कह रहा था कि अच्छी चीज़ें आपको महंगी ही मिलती हैं, खैर सस्ती तो मिलेंगी नहीं। मीनवाइल कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। आज सुबह मैंने वोल्टास की बात की थी, लेकिन हेवल्स में अच्छा मूव आ रहा है। एक बार हेवल्स लेकर आइए स्क्रीन पर। हेवल्स में करीब करीब अब डे हाई पर ये स्टॉक 1412 पर। मानस, क्या व्यू रहेगा हेवल्स पर? अगेन एक स्टॉक जिसमें थोड़ी लाइफ वापस आई है, स्पेशली वो पॉलीकैब में जब से वो इंस्टेंस हुआ उसके बाद से। अभी हेवल्स पर क्या व्यू बन रहा है? कल एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला था। आई थिंक वो एक बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि जो हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं उसके बेसिस पे अगर हमें एक टारगेट सेट करने हो तो वो 1440 के रहेंगे। 1440 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। तो करंट लेवल से भी शायद 30 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। अभी भी खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। 1394 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1440 के टारगेट सेट करने हैं। तो ये 1440 के लिए एक अपॉर्चुनिटी हेवल्स डेफिनेटली है, और वीरू इसको मेंशन भी कर रहे थे। जो वायदे बाजार में आज एक्टिविटी बनती दिखाई दी है। आपको ट्रेंडिंग काउंटर्स में याद होगा हमने डीएलएफ मेंशन किया था, गोदरेज प्रॉपर्टीज मेंशन किया था। आप देखिएगा ओबरॉय रियल्टी जैसा काउंटर भी, क्योंकि इन सभी में ये जो वायदे बाजार वाले रियल एस्टेट प्लेज हैं उसमें काफी तगड़ा मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई दिया। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये तेजी बनी है। तो पहले विकास, टेक्निकली तीनों में अगर एक ट्रेड लेना हो, आपका प्रेफर्ड पिक क्या रहेगा? और गौरांग से भी पूछेंगे फिर इन प्रॉपर्टी काउंटर्स में क्या अपॉर्चुनिटी है। जी हर्षदा जी, मुझे लगता है गोदरेज प्रॉपर्टी यहाँ पे कंपैरेटिवली अच्छा चार्ट यहाँ पे स्ट्रक्चर बन चुका है। आज भी हमने देखा कि आज जैसे मॉर्निंग में ओपन हुआ है, उसका ओपन होने के बाद जो मोमेंटम देखने मिला था, तो मुझे लगता है अभी भी एक पॉजिटिव और डायरेक्शन में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है गोदरेज प्रॉपर्टी यहाँ पे अच्छा है। 2440 का एक नेक्स्ट यहाँ पे टारगेट निकल के आ रहा है। नीचे में जो सपोर्ट जोन बना चुका है 2270 2280, एक बेस ये कल के सेशन में भी हमने नोट डाउन किया था कि उसी सपोर्ट से ये पूरे दिन उसके ऊपर सस्टेन करते हुए देखने मिला। तो गोदरेज प्रॉपर्टी मुझे यहाँ पे कंपैरेटिवली अच्छा लगता है 2440 के टारगेट। और इन काउंटर्स में अच्छी मुनाफा वसूली हुई है, थोड़ा साइडलाइंस पर थे, फिर मोमेंटम आया। गौरांग, आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे हर रोज एटलीस्ट 3 कॉल्स आते हैं किसी प्रॉपर्टी ब्रोकर के, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के, कि एक्स जगह पे प्रोजेक्ट है, वाई जगह पे प्रोजेक्ट है। ये मुंबई का मार्केट है। आई डोंट नो बाकी देश में जिस तरह का मोमेंटम देखने को मिला है रियल एस्टेट कंपनियों में, वहां पर स्थिति क्या है, लेकिन वो क्या सेंस दे रहा है? ये फ्लैट्स बिक नहीं रहे हैं या फिर हर कोई पुश करना चाह रहा है अग्रेसिवली अपने प्रोजेक्ट को?
करना चाहते हैं और आपकी तरह मुझे भी मिला है, मेरे ख्याल से काफी लोगों को भी इस तरीके के अनसॉलिसिटेड फोन कॉल्स आते होंगे प्रॉपर्टी डीलर्स या फिर जो सेल्स एजेंसीज होती हैं उनके तरफ से। और ये इसलिए ज्यादा, और मेरे ख्याल से ये गति और बढ़ेगी अर्शिदा, क्योंकि जिस प्रकार से रीडेवलपमेंट हो रहा है, क्लस्टर रीडेवलपमेंट हो रहा है, पुरानी सोसाइटीज का रीडेवलपमेंट। अब मैं जहां से आता हूँ वहां पर तो मेरे ख्याल से कम 10-15 प्रोजेक्ट्स आपको 2 या 3 जो लेन्स होती है वहां पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। और पुरानी हाउसिंग सोसाइटीज भी काफी बड़ी मात्रा में रीडेवलपमेंट हो रही है, क्लस्टर रीडेवलपमेंट हो रही है। पुरानी बिल्डिंग्स जहां पर हम रहते हैं वहां पर मेरी खुद की बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में गई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट हर्षदा। तो एक अपॉर्चुनिटी बिल्कुल है, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि फिर क्या एक्सेस भी हो जाएगा? अगर एक्सेस होता है तो जाहिर है फिर सप्लाई ज्यादा होता है तो फिर डिमांड और फिर आखिरकार पर स्क्वायर फीट के जो दाम होते हैं उस पर असर पड़ता है। तो लोग ये प्रयास करेंगे कि पहले तो प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च स्टेजेस पे हैं उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो जाए और फिर बाद में उसके ऊपर कामकाज हो, क्योंकि आने वाले समय में अगर आप पहले बिक्री नहीं करते हो प्रोजेक्ट शुरू हो उसके पहले, तो काफी कुछ तकल्लुफ आ सकती है जब वो पूरा सप्लाई बाजार कहाँ जाएगा। तो डेफिनेटली डिमांड है एंड पीपल वांट टू गेट रिड ऑफ इन्वेंटरीज एज सून एज पॉसिबल। जी हाँ, तो हर्षदा को भी और गौरांग जी को खूब कॉल पे कॉल आ रहे हैं। आदमी देख के कॉल करते हैं सर, वो जहाँ पे बेचने की गुंजाइश हो वो आदमी देख के कॉल करते हैं, वो आदमी देख के कॉल करते हैं। देख रहे हैं ना आप। खैर अच्छा, एक काम करते हैं, आपकी स्क्रीन पे कुछ और स्टॉक्स लेके आते हैं। और जी एंटरटेनमेंट, अब ये स्टॉक डे लो पर, मीनवाइल मार्केट्स भी डे लो पर हैं और जी 167 पे। अनुज, ये हमारा दस्तूर हो गया है, मतलब रोज़ बरोज़, क्योंकि हम बहुत गिरने वाले और चढ़ने वाले स्टॉक से बात करते हैं। पहले एक इशू था, आई थिंक पहले डील थी, आई मीन डील परसिस्ट कर रही थी, प्रमोटर्स के साथ इशू थे, फिर वो चीज़ चलेगी, अब डील भी गई। अब ये आई थिंक नया मामला मनी लॉन्ड्रिंग का, और वो भी आई मीन छोटा मोटा क्वांटम नहीं है, 2000 करोड़ रुपए का। क्या ये फाइनल कोलैप्स की तैयारी कर रहा है जी, आई थिंक इन खबरों के बीच में? अब लग रहा है बीरू मुझे। और देखिए क्या होता है ना, एक बार कॉन्फिडेंस हिल जाए ना, उसके बाद ये सब होता है। यहाँ पर बहुत लोगों ने बहुत होप्स लगा रखी थी यहाँ पर, लेकिन मेरा तो खैर शुरू से माना था कि स्क्रीन लगातार ही कह रही थी कि ये डील नहीं होगी, और इसके लिए मैंने हमेशा लोगों को बोला था कि प्लीज़ इसको चेज़ ना करें। डील अगर हो जाए ना, उसके बाद भले ही 300 पे लेना पड़े तब लें। लेकिन अब ये जो आरोप आ रहे हैं, ये ब्लूमबर्ग के हवाले से रिपोर्ट है, अब ये इनमें कितनी सच्चाई है कितने नहीं है। कंपनी ने तो बोल दिया कि नहीं कोई सच्चाई नहीं है, ऑब्वियसली कंपनी और क्या बोलेगी, तो कंपनी ने तो बोल दिया कि कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो सेबी वाला मामला है वो कहाँ तक निकलेगा। क्या यही तो वो कारण नहीं था जिसकी वजह से सोनी ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए इस डील से, और मतलब ये पुनीत गोयनका वाला मामला सिर्फ एक इशू बन के रह गया। ये मतलब कई चीज़ें, कई सवाल हैं, इनके जवाब किसी को मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी मिलेंगे, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे या तो आप जी के मैनेजमेंट का वर्ड ले लें या फिर आप उस रिपोर्ट का वर्ड ले लें। ये मेरे ख्याल से थोड़ा प्राइस नीचे गलत आ रहा है, ये थोड़ा सा 6% नहीं है, ये ज़्यादा नीचे है एक्चुअली जो दिख रहा है ये, हाँ ये 13% नीचे है इस समय स्टॉक। तो ये मामला मेरे ख्याल से अभी फंसेगा, और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये फ्रेश 52 वीक लो भी बनाए तो स्टॉक, क्योंकि ये आप कॉन्फिडेंस नहीं है और मार्केट इतनी बड़ी है ना, आपको क्यों ज़बरदस्ती फंसना है। यहाँ पे कोई ट्रिगर भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है बीरू, लेकिन कि एक ऐसी प्राइस पे आ जाए जहाँ पे, और एसेट तो है इनके पास, ऐसा नहीं है कि एसेट नहीं है, ओरिजिनल डिसरप्टर यही थे, तो एक प्राइस पे आके अगर कोई लीप ऑफ फेथ लेना चाहे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, ये जब तक ये मामले नहीं निपट जाते ना, ये पता नहीं चल जाता कि साइफनिंग ऑफ हुई है या नहीं हुई है, कोई भी लेने से डरेगा, एसेट लेने से कोई भी डरेगा। तो ये कई चीज़ें हैं, मूविंग पीसेस हैं। मेरे ख्याल से इसको कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दें, वैसे ही बैन में रहता है, ट्रेडिंग तो आप कर नहीं पाएंगे, तो फिर फ़ायदा क्या है, इसको छोड़ दीजिए, किसी और चीज़ पे फोकस करिए। बिल्कुल कंप्लीटली अवॉइड कैटेगरी में। गौरांग कुछ ऐड करेंगे आप इस पे? अनुज के भी जो आई थिंक वक्तव्य है उसके बाद थोड़ा सा इस पर जी पर। एएन सहगल साहब का पुराना दर्द भरा गीत गाने को मन करता है, हकीकत बताऊं तो वीरेंद्र, क्योंकि ये कभी हाँ कभी ना, और अब पूरी तरह से धराशायी हो गए। जो खबर आज सुबह आई, जो भी मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स को लेकर के आई है, और हर बार जब भी ये बात आती है तो एक नाम बिल्कुल उभर करके आता है, वो है मिस्टर पुनीत गोयनका का। हमारी कवरेज है, मैं डिस्क्लोजर दे देता हूं, लेकिन ये जो
खबरें आई हैं, कल से जो शुरुआत हुई है हमने सुनने की और जो पढ़ा है हमने, उसको देख करके हम रिव्यू बिल्कुल करेंगे हमारी कवरेज को। हमारी पहले कवरेज खरीदारी की थी, लेकिन उसको हम अंडर रिव्यू डालेंगे बहुत जल्द, हम और हमारी जो फंडामेंटल टीम है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अपने आप के लिए न सोच के चैनल के बारे में सोचे, चैनल में जो एम्प्लॉइज है उसके बारे में सोचे, जो शेयर धारक है उनके बारे में सोचे, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा अच्छा होगा। वाकई तो एग्जैक्टली आप देखें गौरांग भी और उनका हाउस भी आई एग्जैक्टली जो उनकी बाय कॉल थी उसको एक बार फिर से समीक्षा करेगा उसकी। मीन वेल्जी आपकी स्क्रीन पे इस वक्त 13.5% नीचे ट्रेड करता हुआ है डे लो। और जैसे कि अनुज कह रहे थे कि बेस के टूटने के चांसेस याद रखिएगा। इसका जो 24 जनवरी का लो था वो था करीब 149 रुपये। 149 रुपये जो है वो आप समझ के चलिए कि 11 अगस्त 2020 से लेकर अब तक का सबसे लोवेस्ट क्लस्टर है। ये ऑलमोस्ट उसमें आके ट्रेड करने की तैयारी करता हुआ। और कुछ काउंटर्स जहां पे इस वक्त वीकनेस बढ़ रही है, थोड़ा वीक है बाजार इस वक्त 22,074 पे, रिट्रेस होकर 22,000 के जोन को ऑलमोस्ट टेस्ट करता हुआ। GMR एयरपोर्ट्स एक कंप्लीट अनवाइंडिंग मोड में गया आज। एक रीजनेबल स्टॉप लॉस यहाँ पे ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। मानस एक रीजनेबल स्टॉप लॉस ऑन GMR एयरपोर्ट्स क्या होगा, क्योंकि आज 20 डे में डिसाइसिवली टूटा। एक रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या होगा यहाँ पे, एग्जिट रूल क्या होना चाहिए आपका? 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुआ है तो एक्चुअली तो एग्जिट करना बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी। लेकिन अगर आप करंट लेवल्स पे एग्जिट नहीं करना चाहते हैं तो नेक्स्ट सपोर्ट 84 रुपीज का है। अगर 84 रुपीज के नीचे गया तब आपको डेफिनेटली निकलना चाहिए GMR से, क्योंकि उस केस में आपको 75-74 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके अच्छा, वैसे गौरांग सर ने अब गाना बताया नहीं कौन सा था, लेकिन आई मुझे थिंक तो लगा गाएंगे। हाँ, लेकिन वैसे इजी है गेस करना वो गाना। वीरू गेस कर सकते हैं आप? चलो मैं गेस दिल जलता दिल नहीं, जब दिल ही टूट गया मेरे ख्याल से वही होगा। बोलिए अनुज। जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही गाना मैं गाना वाला था। हाँ, जब दिल ही टूट गया। सुना आपने गाना वैसे? हाँ, ये मतलब खैर वो ये मतलब पुराने मतलब अल्ट्रा पुराने जमाने का गाना है वैसे। और के.एल. सहगल साहब की आवाज अलग एरा का जमाना। हाँ, पहली बार सुनेंगे तो आप कहेंगे क्या है ये, लेकिन फिर इट ग्रोज ऑन यू। वो सहगल साहब के गाने ऐसे ही थे, वो पहली बार आप सुनते थे ना लगता था आपको कि क्या हो रहा है ये, उसके बाद लेकिन वो आपके ऊपर ग्रो करते थे वो, मतलब जैसे ना। तो खैर बहुत वो कैसेट वाला जमाना था जिसमें वो कैसेट आती थी उसमें। ये तो LP पे सुना था। हाँ ये हाँ हमारे घर में विनाइल पर चलता था ये, मुझे याद है। चलिए खैर अब उस ज़माने से अब नेक्स्ट ज़माने पे आते हैं और बात करते हैं पोपाइज की। जुबिलेंट फूड वर्क के पोपाइज स्टोर अब उत्तर भारत में भी खुलने शुरू हो गए हैं। कंपनी ने दिल्ली के चांदनी चौक में पहला पोपाइज स्टोर खोला है। इस पर बातचीत करने के लिए CEO एंड MD समीर खेतरपाल से बातचीत की हमारे सहयोगी मंगलम मालू ने। डोमिनोज के नाम से मशहूर जुबिलेंट फूड वर्क्स का नया ग्रोथ इंजन पॉपाइज काफी पॉपुलर है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, पर ये पहली बार दिल्ली में आ रहा है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं समीर खेतरपाल, हु इज द MD एंड CEO ऑफ जुबिलेंट फूड वर्क। समीर जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो दिल्ली में चिकन का ऑफरिंग जो आप लेकर आ रहे हैं, क्या मायने रखता है आपकी कंपनी के लिए ग्रोथ और डिमांड पर्सपेक्टिव से? मंगलम, पहले तो बहुत बहुत आपको वेलकम टू दिल्ली। दिल्ली दिल है हिंदुस्तान का और चांदनी चौक दिल है दिल्ली का। तो मैं बहुत ही आज हर्षित हूँ। इस जगह हमने अपना दिल्ली का पहला स्टोर खोल रहे हैं। ये इंडिया में हमारा 33वां स्टोर है और 11वीं सिटी है और हम एक्सपैंड कर रहे हैं। पॉपाइज इंडिया का पहला QSR होगा जो और फास्टेस्ट QSR होगा। तेजी से ये 1000 करोड़ की तरफ बढ़ रहा है, ये हमारा गोल है। पॉपाइज इंडिया का पहला QSR सबसे कम समय पे 1000 करोड़ पे पहुंचना चाहिए, जो हम 3 से 4 साल में इसको देखते हैं। 3 से 4 साल में 1000 करोड़ पहुंचने के लिए आपको कितने स्टोर्स खोलने पड़ेंगे? और अभी तो आप 33 पे हैं, तो करीब 250 के आसपास खोलने पड़ेंगे। वो हमारा मीडियम टर्म टारगेट लेके चल रहे हैं हम। और ये हमारा 11वां सिटी है, 33वां स्टोर है। अगले ही हफ्ते हम 4 और स्टोर खोल रहे हैं, तो उसमें से 3 दिल्ली में है और 1 और है। तो हम रैपिडली एक्सपैंड कर रहे हैं। 100 स्टोर तक आप कब तक पहुंचोगे? और दूसरी बात ये कि
पॉपाइज में आपका ग्रोथ डोमिनोज को कंपेयर करते हुए देखा जाए तो क्या डिफरेंस है वहां पर? तो बहुत अलग मॉडल है। तो 100 स्टोर हम पहुंचने के लिए हम अगले 12 से 15 महीने में पहुंच जाना चाहिए हमें 100 स्टोर। और जो डोमिनोज और पॉपाइज बहुत अलग अलग क्यूजीन्स हैं, अलग अलग तरह के खाने हैं। इसका पर स्टोर सेल्स ऑब्वियसली पॉपाइज की कहीं ज़्यादा होती है क्योंकि चिकन है, चिकन थोड़ा महंगा भी रहता है। पर ये एक तरह से बर्गर, सैंडविच, चिकन रैप्स ये एक ही जगह आपको मिलते हैं, तो कस्टमर हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ग्रोथ रेट के तहत आप अगर देखा जाए तो अगर समझिए पिज्जा एज अ कैटेगरी 5 या 6% से ग्रो करेगा, तो ये चिकन सैंडविच एज अ कैटेगरी कितने % पे ग्रो करेगी? तो कैटेगरी ग्रोथ पिज्जा की कम नहीं है। तो ये एक बहुत ही आई थिंक गलत धारणा है लोगों की और एनालिस्ट कम्युनिटी में कि इंडिया ज्यादा पिज्जा खा रहा है और ज्यादा बर्गर खा रहा है, पिज्जा नहीं खा रहा है। ऐसा नहीं है। पिज्जा की ग्रोथ रेट भी बहुत ज्यादा है और 15% है। यूरो मॉनिटर की रिपोर्ट क्लियरली बोलती है। चिकन और बर्गर्स की भी 12 से 13%। तो दोनों की ग्रोथ में कमी नहीं है। मंगलम ये $50 बिलियन की इंडस्ट्री है, इसमें से 2/3 अनऑर्गेनाइज्ड है। तो QSR तो सिर्फ $5 बिलियन, ये 10% सिर्फ QSR है। तो जो हमारा काम है वो ये इस QSR को और पॉपुलर करना, चिकन के थ्रू, सैंडविच के थ्रू, बर्गर्स के थ्रू, पिज्जा के थ्रू और चाइनीज के थ्रू। तो हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम अच्छा हाइजीनिक खाना लोगों की प्लेट तक पहुंचाएं और उनके चेहरे पे खुशियां लेके आएं। बिल्कुल। ये बात तो खैर सही है, दिल्ली दिल है हिंदुस्तान का, और उसमें चांदनी चौक खास तौर से। और जो दिल्ली वाले हैं, मतलब ओरिजिनल दिल्ली वाले हैं, जैसे मैं हैं, बीरू, आई थिंक आपने भी कुछ टाइम स्पेंड किया दिल्ली में। हाँ, एटलीस्ट 5 साल। हाँ, बट बीरू, लेकिन एक चीज़ है, पता नहीं मतलब घर के आसपास ही इतना फास्ट फूड होता है। चांदनी चौक मैं तो जाता था पराठे वाली गली के पराठे खाने के लिए, या फिर वो जो वहाँ का जो एकदम मुगलई चिकन ये खाने के लिए। मतलब मैं पोपाई खाने के लिए आप जाइए चांदनी चौक। मैं वही सोच रहा था, जैसे ही मंगलम ने बात शुरू करी ना, मैं सोचता मैं वैसे चांदनी चौक में लास्ट टाइम गया था 2021 में, और मैं पराठे वाली गली में 2 पराठे खाए थे, मतलब मैं, मेरी वाइफ ने, और उसके बाद एक छोले भटूरे, वो जो मेन गुरुद्वारे के बगल में है। पॉपाइज का चिकन खाने के लिए चांदनी चौक में नहीं जाऊंगा, और चांदनी चौक में जाके पॉपाइज का चिकन मेरे पे खाने की फुर्सत नहीं होगी। जहाँ मस्जिद के आसपास पूरी चिकन वाली गली है, सब वहीं पे जाएंगे। या फिर आपको छोले भटूरे खाने हैं, छोले कुलचे खाने हैं, या फिर पराठे वाली गली जाना है, तो आई थिंक मेन रोड पे। ये वही आई थिंक प्लेसमेंट मुझे इतनी प्रभावशाली नहीं लगी। हाँ, वही है फ्रैंकली प्लेसमेंट थोड़ा कहीं और खोल सकते हैं। ये वही बात होगी कि आप बोलेंगे मोहम्मद अली रोड पे जाके, जो बॉम्बे वाले हैं उनके लिए, कि मोहम्मद अली रोड पे जाके आप ये एक US पिज़्ज़ा का पिज़्ज़ा खा लीजिए। क्यों कहा बस सर? मैं गया था चांदनी चौक लास्ट मंथ, तो स्पेशली गया चांदनी चौक, और वहाँ पर पॉपाई थोड़ी, वहाँ पर तो चाट खाने गया था, छोले भटूरे खाने गया था। डोमिनोज पिज्जा कौन जाएगा? आप जाओ ताज के पीछे, वाले बड़े भैया का खाना है, और वहाँ पर जाके डोमिनो खाओगे, थोड़ी होता है। वैसे खैर अभी चांदनी चौक काफ़ी चेंज हो गया पहले के मुकाबले, लेकिन वो जो एकदम जो पराठे वाली गली है ना, वो वहीं पे। और वहाँ पे हर्षदा, वहाँ पे पता है इस तरीके के पराठे मिलते हैं, जैसे रबड़ी का पराठा। मतलब आप सोचिए, मतलब रबड़ी मतलब स्वीट डिश है, लेकिन रबड़ी का पराठा मिलता है। खुरचन होता है, वो खुरचन का पराठा मिलता है, और अलग अलग तरीके के, मतलब और सब बहुत मतलब जो पता नहीं, अब चलने को चल जाए पोपाइज वैसे। लेकिन हो सकता है कि वो शुरुआत की चांदनी चौक से बाकी स्टोर्स भी आएंगे, बाकी स्टोर्स खोलेंगे। हाँ, ऑब्वियसली खोलेंगे, 3 और स्टोर्स खोलेंगे। लेकिन जिस रफ्तार से ग्रोथ देख रहे हैं गौरांग, उस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। एंड आई एम वेरी ग्लैड हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि लंच हो चुका है, पेट भरा हुआ है, तो ऐसे लग नहीं रहा कि ऐसे ना पेट में से आवाज आ रही है सब खाने की बात करके। पोपाई वाज द आंसर टू आपका केंटकी फ्राइड चिकन, और KFC की जो स्केल है, जिस स्केल पर वो प्रोडक्ट्स भारत में बिके हैं और जो हिट हुए हैं, वो हम सब जानते हैं। क्या आपको लग रहा है पॉपाइज वो करेगा? क्या उसे मैच करेगा, इफ नॉट रिप्लेस? एक चीज जो मैनेजमेंट ने बताई मंगलम के साथ बात करते हुए हर्षदा, वो थी कि एवरीथिंग अंडर वन रूफ। ये जो प्रोडक्ट मिक्स ये लेके आए हैं, ये मेरे ख्याल से इनोवेटिव है। अभी तक मुझे नहीं पता एक बहुत ही बड़ा नाम अंडर सिंगल रूफ ये सभी प्रोडक्ट्स ऑफर करते थे।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो नया वेंचर इन्होंने शुरू किया है जुबिलेंट फूड वर्क्स ने, ये इनको कामयाबी मिले, एंड आई होप इट इज नॉट समथिंग इन लाइन विद डंकिन डोनट्स। मीनवाइल मार्केट में थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, हंसी मजाक अपनी तरफ, लेकिन थोड़ा सीरियस बिजनेस पे वापस आते हैं। निफ्टी अब 150 पॉइंट नीचे 22,050 पर। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि हो सकता है मार्केट कुछ स्टॉप लॉसेस खाने के मूड में हो आज। देखिए स्टॉप लॉस लगा तो लगा, बहुत सिंपल चीज़ है मार्केट में कॉन्सेप्ट, लेकिन अभी के लिए 22,042 पर निफ्टी, वो एक बड़े मूव के बाद। और अब बैंक निफ्टी ने भी गिरना शुरू किया, और अभी तो 3 PM मूव आया नहीं है। और अब देखिए बैंक निफ्टी आ गया 46,984 पर। ध्यान रहिए 46,800 का वो हमारा क्लोजिंग लेवल पर इंपॉर्टेंट लेवल है वॉच आउट करने के लिए। लेकिन मार्केट में क्लियरली गिरावट बढ़ रही है। एक बार वापस निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आते हैं और देखते हैं कि कहाँ से एडिशनल जो डिक्लाइन आई है। ये देखिए स्क्रीन पर आपकी अब L&T भी जुड़ने लग गया ऑब्वियसली। पहले इन्फोसिस और HDFC बैंक तो थे ही, और उसके अलावा कुछ और स्टॉक्स देख रहा था मैं। ONGC में इस घंटे बड़ी गिरावट आई, कोल इंडिया में बड़ी गिरावट आई है एक्चुअली। कोल इंडिया में 3-4 दिन से, वो जब से वो तो ई ऑक्शन वाला मामला आया, प्लस एक्स डिविडेंड भी गया था, तो खैर एनीवे, तो लेकिन कोल इंडिया में अच्छी खासी गिरावट है। IT स्टॉक्स में अच्छी गिरावट है, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये सब स्टॉक्स। NTPC में गिरावट है, NTPC लेकर आइए एक बार जरा गौरांग। ये दो स्टॉक्स NTPC और कोल इंडिया, वन वे तेजी रही है यहाँ पर। क्या यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने के थोड़े साइंस मिले हैं? अभी भी संकोच नहीं करना चाहिए अनुज। पहले तो डिस्क्लोजर दे देता हूं, दोनों पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। और जिस प्रकार से पिछले साल में ये चले हैं, मेरे ख्याल से कोल इंडिया 111% के आसपास चला है ईयर टू डेट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। उसी आधार पर NTPC ने भी हमने जो भी ऊर्जा उत्पादन करने वाले क्षेत्र में सरकार की तरफ से नीतियों में बदलाव देखा, उसके कारण ये भी चला है। और इतने चलने के बाद माहौल आता है, समय आता है, कुछ लोग मुनाफा बांधने के लिए, और जब भी मुनाफा बांधने के लिए आते हैं तो इस प्रकार की ही रिएक्शन होती है। फिर वो 4-4, 5-5% आपको शायद लगातार कुछ 1 या 2-3 दिन तक गिरता हुआ नजर आएगा। लेकिन छोटी मध्यम अवधि की विचारधारा न रख करके, अगर आपके पास लंबे समय के निवेश है और अगर आप इस उतार चढ़ाव को झेलने की क्षमता रखते हैं, जो कि मेरे ख्याल से होना चाहिए शेयर बाजार में, तो आपको बने रहना चाहिए, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का हो। ओके तो थोड़ी सी सीरियस प्रॉफिट बुकिंग, और अब 22,000 का लेवल भी अंडर थ्रेट है। और IT का जो डैमेज है ना, वो आई थिंक डिफरेंशियल क्रिएट कर रहा है बिटवीन द डैमेज ऑफ आई थिंक बैंक निफ्टी और निफ्टी। निफ्टी इस वक्त 0.78% नीचे, निफ्टी बैंक लगभग 0.21% नीचे, और निफ्टी IT अब करीब करीब 628 अंक नीचे आके ट्रेड कर रहा है। और निफ्टी IT ने आज बहुत दिनों बाद एक चीज़ जो की है, मतलब 11 जनवरी के बाद, यानी टेक्निकली जो अर्निंग सीजन के बाद हमको इन्फोसिस ने करके दिया, और जहाँ पे हमें जिस ट्रेजेक्टरी में प्लेस कर दिया था, हमने कभी भी 20 डेमा को तोड़ा नहीं, बट आज फाइनली ये क्रैक 20 डेमा के नीचे है। एक बार जिस प्रकार की प्लेसमेंट है स्टॉक फ्यूचर्स की, प्रशांत माफ कीजिएगा मानस, शॉर्टिंग, अभी अनुज ने इन्फोसिस के बारे में पूछा था, लेकिन और किसी काउंटर में आपको शॉर्टिंग का विकल्प नजर आ रहा है इस वक्त? देखिए बिल्कुल IT में लगातार वीकनेस देखने को मिल रही है। अगर हमें लार्ज कैप की बात करनी हो और एक स्टॉक चूज करना हो तो डेफिनेटली वो इन्फोसिस होगा। अगर उसके अलावा अगर हमें कहीं देखना है तो TCS पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी जो ट्रेंड है 60 मिनट चार्ट पे आपको क्लियरली दिखेगा लोअर टॉप लोअर बॉटम्स, और अब स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है। तो आई थिंक यहाँ पर भी एक शॉर्ट कॉल लिया जा सकता है, जहां आपके टारगेट 3930 के आसपास के रहेंगे और स्टॉप लॉसेस 4030 के आसपास के रहेंगे। 4030 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये फिलहाल आपके लिए TCS में एक मंदी का ट्रेड। आपको याद होगा कल जाते जाते TCS पर एक सेल कॉल वैसे भी आ रहा था, तो वहां से वो सेल साइड की पोजीशंस कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है। 22,020 पर आ चुका है बाय द वे निफ्टी, तो 22,050 के नीचे अब ट्रेड करता हुआ। हम कह रहे थे कि इट्स ओके अगर हम 22,100 के आसपास भी टिक जाएं, और या फिर 2250, लेकिन उसके नीचे इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। अच्छा, GMR रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे कि, और आज सुबह से कमजोरी थी, मुनाफा वसूली जारी थी, लेकिन इस सेल ऑफ में वहां पर कट्स थोड़े से और बढ़ गए हैं। राजेश सातपुते, अगर आपने चार्ट देखा हो GMR रिपोर्ट का, ये जो कोना फिर से टर्न हो रहा है नीचे की तरफ, अब डे लो पर है स्टॉक, क्या और गिरावट बढ़ सकती है? क्या रेंज क्या रहेगा इस ट्रेड का? हर्षद अजय, देखिए अगर आप चार्ट देखें तो यहाँ पे एक सेल सिग्नल तो मिलता है। अगर आप ऑप्शंस का डेटा भी देखें तो यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन है, ओपन इंटरेस्ट करीबन 3 तक का डाउन है, प्राइस भी डाउन है। तो मुझे लगता है ये लॉन्ग लिक्विडेशन का प्रेशर है, कहाँ तक जाएगा? मेरे हिसाब से इसका जो सपोर्ट दिखता है एज फार एज द डेली चार्ट इज कंसर्न,
वो है करीबन 80 के आसपास, 79-80 के आसपास तक का फॉल मुझे लगता है जीएमआर में आएगा। क्लियरली वो लॉसेस यहाँ पर बढ़ते हुए, लेकिन अनुज इस समय अगर आप नोटिस करें वो जो पीएसयू कंपनियों में तेजी थी ना, वही दरअसल बाजार के लिए अब थोड़ी सी परेशानी का सबब बन रही है, क्योंकि देखते ही देखते ओएनजीसी अब नियरली 1% नीचे है। पिछले 10 मिनटों में 1.5% का कट वहां पर। कोल इंडिया में वैसी बिकवाली बढ़ रही है। बीपीसीएल हो, आपका पावर ग्रिड हो, एनटीपीसी हो, इन सब में ये पीएसयूज है जो शायद उस सेल ऑफ को थोड़ा सा लीड कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, लेकिन हर्षा ये पहले भी हमने कई बार देखा है, ये इस तरीके से चीज़ें होती रहती हैं और यही चीज़ें फिर आपको वापस एक बार ऊपर भी लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चीज़ें मार्केट में होती रहती हैं, ये टेस्ट करती हैं आपको कि क्या आप मार्केट में रहने लायक हैं या नहीं। बेसिकली कोई भी लीडिंग स्टॉक या कोई भी लीडिंग सेक्टर ऐसा नहीं होगा कि रोज चलता रहेगा। अगर रोज ही चलेगा तो फिर वो मार्केट नहीं है ना। और अगर आप गिरावट में हट जाएंगे मार्केट से तो फिर वही होगा। पहले भी कई बार हुआ ये 3-4 महीने में। हाँ, ये हो सकता है कुछ पीएसयूज में सेलेक्टिवली, और हमने बात की भी थी ऑयल एंड गैस से रिलेटेड कुछ पीएसयूज में स्मार्ट मनी ने प्रॉफिट बुक करना शुरू किया है, ठीक है, वो बात हुई थी। लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल से एक हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद आपको फिर लगेगा कि ये अपॉर्चुनिटी थी, मिस हो गई। तो ये जो सेक्टर के लीडर्स हैं ना, या जो मार्केट के लीडर्स हैं, वो इतनी जल्दी नहीं बदलते। अगर या तो मार्केट ही बदल जाए, अगर तो मार्केट नहीं बदल रहा है तो लीडर्स वही रहेंगे फिर। तो मार्केट में ठीक है करेक्शन आएगी, पहले भी हुआ है, 300-400 पॉइंट की करेक्शन आई है, मार्केट ने मूव ऑन किया है। आज 150 पॉइंट नीचे गिर गए निफ्टी पर, क्या बड़ी बात है। कल वापस ऊपर आ जाएंगे, परसों वापस ऊपर आ जाएंगे। ये मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी है आपको वापस एक बार बाय करने की। बेसिकली मन बिगाड़ना नहीं है, सेल को देखकर पैनिक नहीं करना है। लेकिन गौरांग, एक स्टॉक जिसको लेकर लोग अब सवाल पूछने लगे हैं कि यहाँ पर अब आगे क्या होगा, कोल इंडिया। परसों वो खबर आई थी कि इनके एक तो कोल टारगेट प्रोडक्शन का थोड़ा सा कम रहेगा, विच इज ओके, 10 मिलियन टन कम हो रहा था, लेकिन वो ऑक्शन की प्राइसेस में खासा प्रीमियम घटा। उसके बाद स्टॉक की धुलाई हुई। कल उम्मीद थी रिकवरी आएगी, हुई नहीं। ऑफ कोर्स एक्स डिविडेंड हुआ है, लेकिन 5 रुपए का डिविडेंड एडजस्ट करने के बाद भी वो सेल साइड की पोजीशन ज्यादा दिख रही हैं। क्या अब मुनाफा वसूली कर रहे हैं लोग? आपके पास ये ट्रेड है क्या? आप क्या कर रहे हैं कोल इंडिया में? हम तो फिलहाल बने रहने की राय दे रहे हैं हर्षदा। और जैसे अभी अनुज भाई भी बता रहे थे कि आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए इस प्रकार के उतार चढ़ाव को झेलने के लिए। और जब स्टॉक मेरे ख्याल से 100% से ज्यादा चल गया हो एक साल में, तो कोई किसी को शिकायत भी नहीं होनी चाहिए हर्षदा। इस प्रकार का मुनाफा वसूली के लिए आता है या फिर कुछ खबरों को लेकर के मुनाफा वसूली आती है। देखिए हर्षदा, एक चीज समझिए कि कोल इंडिया एक ऐसे क्षेत्र में कामकाज करता है जो कि कोल माइनिंग से जुड़ी हुई कंपनी है ये। और अक्सर माइनिंग करते करते बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ता है कि जिसके लिए जो उपाय है वो एकदम से आपके सामने नहीं आएंगे, थोड़ा समय लगता है। तो उस परिस्थिति में हो सकता है कभी कभार आउटपुट को लेकर के नीचे आंकड़े आए, कभी कभार क्वालिटी ऑफ कोल जो बाहर आती है, डिस्पाइट ऑफ द वॉशरीज आपकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। कभी कभार बहुत अच्छा आउटपुट और कभी कभार बहुत अच्छा क्वालिटी भी आ जाता है और आपको प्रीमियम भी मिलता है ऑप्शंस के द्वारा फिर उसमें। तो ये मतलब ये छोटी मध्यम अवधि की समस्या है। लंबी अवधि के लिए कोई ऐसी बड़ी परिस्थिति नकारात्मक नहीं होगी कि हम हमारा जो खरीदारी की राय है उसको परिवर्तन करके मुनाफा वसूली की राय दे या फिर निकल जाने की राय दे। हम आज की तारीख में भी बने रहने की राय देते हैं। ओके, चलिए अब चार का चौका की शुरुआत करते हैं। सस्ता ऑप्शन लेते हैं मानस से और उसके बाद बाकी की ट्रेड्स लेंगे। राजेश सतपुते से एफएनओ सुपरस्टार, चंदन जुड़ेंगे आज हमारे साथ चार्ट का चमत्कार के लिए, और गौरांग शाह से मिड कैप फंडा। तो मानस, शुरुआत करते हैं आपके साथ, बताइए आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। देखिए एबीएफआरएल पे कॉल है। एबीएफआरएल का पुट खरीदना है क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। पहले भी आपको याद हो तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी, 200 मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट दे रहा था, लेकिन फाइनली एबीएफआरएल ने फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है। तो 230 का पुट ऑप्शन लेंगे, 7 रुपए में ट्रेड हो रहा है, 4 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करिए और 14 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, तो एबीएफआरएल में एक अपॉर्चुनिटी, लेकिन वो मंदी वाली अपॉर्चुनिटी क्लियरली है। पुट आपको सजेस्ट किया गया है 230 का, जो 6 रुपए के आसपास, 6 रुपए 95 पैसे पर है, 14 तक जा सकता है। राजेश सातपुते, बताइए एफएनओ सुपरस्टार। हर्षदा जी, देखिए मेरी नजर लॉन्ग साइड पे है और वो काउंटर है गोदरेज प्रॉपर्टीज। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो 2320, 2330 ये इसका सपोर्ट बने, ये क्लस्टर है। मुझे लगता है इस सपोर्ट को ये रिस्पेक्ट करेगा। इनफैक्ट आपने अभी देखा होगा एक डिप मिला, लेकिन डिप उसी लेवल के आसपास एब्सॉर्ब होता है। तो पॉइंट इज इट्स अ बाय अबव दैट लेवल।
हमारा स्टॉप लॉस होगा 2300 का, और जो स्विंग का टारगेट है वो है 2400 का। 2400 2410 तक का मुझे लगता है स्विंग गोदरेज प्रॉपर्टीज में आना चाहिए। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज ये अभी भी आई थिंक इस डिप में भी फेवरेट स्पेस बना हुआ है रियल स्टेट। चार के चमत्कार चंदन जी के सौजन्य से आएगा। चंदन, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी देखिए, यहाँ पे सिलेक्टिव स्टॉक्स रेडार पे है। जिस हिसाब से मार्केट में ऊपर के लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, या तो रियल एस्टेट काउंटर है और या फिर एक स्टॉक मेरे रेडार पे वो है जियोफिन। जियोफिन आप देखो एक पॉजिटिव प्राइस सेटअप बना है और यहाँ पे लगभग पिछले 10-12 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है। जिस हिसाब से हायर बेस बन रहा है वीकली चार्ट और डेली चार्ट में क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि एक नई रैली बननी चाहिए। तो मौजूदा लेवल 287 288 पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 282 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 298 300 रुपए के टारगेट के लिए। जियोफिन ये इस समय चंदन के पिक। गौरांग जी, आपका मिड कैप फंडा? अनुज जी, निप्पॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, निप्पॉन इंडिया एएमसी, इस स्टॉक को हमने चुना है। ऐसे उतार चढ़ाव बाजार में भी मेरे ख्याल से थोड़े बहुत हरे निशान में कामकाज कर रहा है। ये बुनियादी तर्क के आधार पर हम राय दे रहे हैं अनुज, और अगर निवेश करना है तो पर्याप्त समय सीमा 12 से 16-18 महीने की रखें। लक्ष्य के रूप में अगर आप हमें पूछते हैं तो फिलहाल जो भी आंकड़े हमने देखे नतीजों के रूप में 600 तक के लक्ष्यांक हमने निर्धारित किए। 600 की तरफ बढ़ता हुआ निप्पॉन इंडिया लाइफ, यह मिड कैप फंडा ट्रेड। चलिए मैं सारे ट्रेड्स आपके लिए दोहरा रही हूँ। शुरुआत हमने ABFRL के साथ की, बैंड से बाहर निकला लेकिन मौका शॉर्ट करने का है। 230 का पुट सजेस्ट किया है मानस ने। ये वैसे इन्होंने कहा था 650 के आसपास, 6 रुपये 50 पैसे के आसपास, आई बेग योर पार्डन, 14 तक जा सकता है। 730 पर आ चुका है। फिर दूसरा आया गोदरेज प्रॉपर्टीज, राजेश सातपुते की तरफ से 2400 का टारगेट, अब 2300 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज चंदन की पिक है, 298 का टारगेट, 300 का यहाँ पर आगे टारगेट आ सकता है उसके बियॉन्ड। 282 का स्टॉप लॉस भी आप लगाएंगे। और गौरांग को पसंद आ रहा है निप्पॉन इंडिया, ये वो AMC कंपनी है जहाँ पर 600 तक की अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है। तो ये फिलहाल वो ट्रेड जो इस समय सजेस्ट किए जा रहे हैं। अच्छा, निफ्टी बैंक में थोड़ी सी पोजीशन रिवर्स हुई है, तो ये इतना नहीं बिखर रहा है जितना शायद निफ्टी या फिर आपका मिड कैप इंडेक्स टूटा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक तरफ और दूसरा ऑफ कोर्स है आपका ICICI बैंक जो एकदम मजबूत खड़ा है। अमित, यहाँ पर पोजीशन होल्ड करेंगे, कैरी करेंगे या ऐड करेंगे? जी मैम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रेजिलियंस है और ICICI भी एक स्ट्रॉन्ग बेस से निकला है। 1030 1040 के बेस से निकला है। दोनों ही काउंटर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है जब भी मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज करेगा दे विल स्टार्ट आउट परफॉर्मिंग। स्टेट बैंक में इनफैक्ट कल और परसों के सत्र में 2 डोजी कैंडल्स बनी थी, काफी अच्छे से लेवल होल्ड किया और क्रॉस करने की तैयारी में था। ऑलमोस्ट 52 वीक हाई। यहाँ पे मैं अभी भी पोजीशन बनाना चाहूंगा। स्टॉप लॉस 755 का रखूंगा। मेरे टारगेट्स रहेंगे 810 के स्टेट बैंक में पोजिशनल टारगेट्स। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, बात करते हैं एक बड़े FII की, GQG पार्टनर्स, और जिनका नाम आजकल काफ़ी फेमस है, स्पेशली जब से उनके कुछ लास्ट बेट्स सही गई हैं और जैसे उनका नाम आता है स्टॉक्स चल जाते हैं। इन्होंने हमारे नेटवर्क को एक बड़ा इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके फाउंडर और जो फाउंडर हैं उनके राजीव जैन, उन्होंने कहा है कि वो PSU सेक्टर में काफ़ी बुलिश हैं और काफ़ी इन्वेस्टेड भी हैं। उनका ये मानना है कि PSUs के वर्क कल्चर में काफ़ी बड़े बदलाव आए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और LIC ना लेने का उनको अफसोस भी है। We looked at the oil names and if they were more liquid, larger liquid, probably would have bought them because for last 2.5-3 years we've been very positive on a lot of PSUs. I mean, include State Bank of India, NTPC, Power Grid, and we own in some small and large way. I think some of these are basically look at our size and scale. We can't execute because sometimes blocks are not available. By the way, LIC is the same one. We would have loved to buy that. We couldn't find any blocks last year, early last year. So I think some of these are just hard to execute from our vantage point because we like to run very constant book. But I think one thing which is, and these were not simply cheap. What we saw was just much more tighter management. I mean, if you look at NTPC, we quite like how the current management has done a much better job versus historically. So there's this sense of urgency you're seeing in a bunch of these, and I think they're also getting a lot less intervention from Delhi, which was a chronic problem historically, right? Today, a lot of them are done well. We still like them,
But our problem sometimes is that we like to run constant portfolio and just hard to execute because those blocks are hard to find. But otherwise, I think, and as you know, these things are very under-owned by vast majority of foreign investors too, because there's this perception there that state-owned companies are always bad. Nothing is always bad, and nothing is always good for that matter. Okay, तो बिल्कुल PSUs देखिए LIC में फ्री फ्लोट है 3.5%, तो इसके लिए GQG ऑब्वियसली बड़ा स्टेक लेने में बिलीव करता है। हालांकि 3.5% पे भी उनको ऐसा नहीं है कि काफ़ी हिस्सा नहीं मिला होता, क्योंकि मार्केट क्या बहुत बड़ा है, तो लेकिन वो रिग्रेट है उनको। एक जो चीज़ उन्होंने बात की कि कल्चर, PSU कल्चर में काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है। तो अगेन जो मैं चीज़ कह रहा था, अगर इतने बड़े फंड ने लिया है तो ऑब्वियसली वो BTS स्टिक तो लिया नहीं उन्होंने, तो वो मतलब थोड़ा सा लंबा नजर रखा है उन्होंने। लंबा पैसा है, बड़ा कन्विक्शन वाला पैसा है। एग्जैक्टली, बड़ा कन्विक्शन वाला पैसा है। तो वही मैं जो कह रहा था, जैसे अब CPSE है फॉर एग्जांपल, CPSE ETF है, उसकी हमने बात की थी तब मेरे ख्याल से तब आई थिंक 40%, 30-40% नीचे था यहाँ से। इसमें अब जैसे आज का मौका है ना, आज के मौके में आप थोड़ा सा सेव कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगली बार अगर फिर आपको डिक्लाइन मिल जाए तो उसमें थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। तरीका यही है इसमें, या तो फिर मोमेंटम इन्वेस्टिंग करें और इसमें स्टॉप लॉस लग जाए तो बाहर हो जाए, या फिर इस तरीके के डिप्स जब आए तो ऐड करें। दो ही तरीके हैं इसमें, क्योंकि लीडरशिप तो इंटैक्ट रहने वाली है यहाँ पर। लीडरशिप इंटैक्ट और अच्छा खासा पैसा इन स्टॉक्स ने बना कर दिया है। और आगे देखिए GQG जैसे दिग्गज निवेशकों का मानना है कि बदलाव बड़ा देखने को मिला है। ये ऐसा नहीं है कि, ये मुझे याद है पहले इलेक्शन तक बड़ी थीम चलती थी, आपके PSU कंपनियां खरीद लीजिए, जैसे हर बजट से पहले रेलवे स्टॉक्स में तेजी कर लीजिए, वो पूरा बदलाव आया है। ऑफ कोर्स इन कंपनियों की अर्निंग्स में, इन कंपनियों की वर्किंग में, जिस तरह के ऑर्डर्स ये जीत रहे हैं, उस सब में वो विजिबल है आजकल, इसीलिए उसको लेकर एक स्टांस बदला है और पॉजिटिव रुझान बढ़ता हुआ। अच्छा, इस बीच मिड कैप अब लगभग 700 पॉइंट गवा देगा, 691 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। और यहाँ पर वो ऐसे स्टॉक्स टूट रहे हैं जिनमें अच्छी खासी एक तरफा तेजी देखने को मिली थी। और मिसाल के तौर पर आज़ाद इंजीनियरिंग देखिएगा, वो एक स्टॉक जहां पर लिस्टिंग के बाद एक तरफा तेजी देखने को मिली। रिसेंटली दिलीप बिल्डकॉन जैसे काउंटर्स में एक तरफा तेजी देखने को मिली थी, या फिर सेंको में एक तरफा तेजी देखने को मिली थी, वहां पर कुछ कुछ विराम लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करते करते निफ्टी बैंक जो थोड़ा सा रिजिलियंट लग रहा था, अब करीब 80 पॉइंट नीचे आ गया है। और HDFC बैंक आपके सामने आएगा, जहां पर अब करीब 1% का कट आ गया। तो यहाँ पर कंसिस्टेंटली वो पोजीशंस हल्की हो रही हैं। राजेश सातपुते जी, आपने JSW स्टील पर एक बाय कॉल दिया था, अब तक पिछले 1 घंटे में स्टॉक में अच्छा खासा कूल ऑफ आ गया, 823 पर आ चुका है स्टॉक। ये पोजीशन आप कैरी करेंगे या फिर अब स्क्वायर ऑफ करनी है? यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो लॉन्ग दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब हमने दिया था इट वाज एट 838, 840, 830 का स्टॉप लॉस था। तो मुझे लगता है कि बाजार के सामने तो मुझे लगता है वो इमीडिएट ही हिट हो गया। तो इट्स ए कंप्लीटली क्लोज ट्रेड फॉर मी। ओके, 20,010 के आसपास इस बीच निफ्टी आ गया है, और निफ्टी का जो शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज है 10 निमा, जिससे आज सुबह सुबह हम एक समय करीब 300 अंक दूर थे, वो बेहद नज़दीक खड़ा है। मतलब अब हार्डली 60 अंकों का फ्रैक्शन बचा है वहाँ से। पेन जहाँ जहाँ बढ़ रहा है थोड़ा सा, एक बार एक स्टॉक और लेके आइएगा, आई मीन जहाँ थोड़ा पेन बढ़ा है, दैट्स टाइटन 3642 डे लो की ट्रैजेक्टरी में। आज एक पुल बैक की कोशिश की थी, बट अब डे लो पे आके ट्रेड करता हुआ। और फिर जहाँ पे इस वक्त थोड़ा सा लॉन्ग अनवाइंडिंग है विजिबल, उसमें एक बार आप लेके आइएगा RBL बैंक। आज क्रैक हुआ हायर लेवल से बहुत, अगर आप देखें बड़े तरीके से। उसके बाद आप लेके आइए ABFRL, ये भी क्रैक होके अब सारे एवरेजेस के नीचे आके ट्रेड करता हुआ। अमित जी, आपका ABFRL पे टेक क्या है? आई मीन 20 डेमा से रिवर्सल आया, आज एक अटैम्प्ट लिया था इसने ट्रैजेक्टरी से बाहर निकलने का, लेकिन सिंक हो गया। और मैं कुछ देर के लिए इसको वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करके देख रहा था। वीकली पे इसका आई थिंक जो सेटअप है वो काफ़ी ख़राब हो गया है। आपका व्यू 226 पर? वीरेंद्र जी, काफी खराब सेटअप है, और आज का जो कैंडल है दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, और इसने अपने सारे मूविंग एवरेजेस 200 डे मूविंग एवरेज भी तोड़ दिया। तो नेक्स्ट सपोर्ट अगर हॉरिजॉन्टल देखें तो लगभग 217-216 के आसपास आता है। जिस हिसाब से प्रेशर बना हुआ है, मुझे लगता है स्टॉक वो लेवल्स वापस रीटेस्ट कर सकता है। तो 217, 216 इज पॉसिबल। स्टॉप लॉस इसमें रखूंगा 230 का। ओके, चलिए अब ABFRL पर मानस ने भी एक सस्ता ऑप्शन में आउटपुट ऑप्शन दिया था, और उसके बाद से और ब्रेकडाउन आया स्टॉक में 4% नीचे अब इस समय।
अब मार्केट के बड़े ट्रेंड्स की बात करते हैं। बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ बजाज फिनसर्व एएमसी के सीईओ निमेश चंदन जुड़े हैं। निमेश जी, गुड आफ्टरनून। न्यू हाइज पे न्यू हाइज लगे, आज थोड़ी करेक्शन मार्केट में, क्या क्या व्यू है इस समय? क्या इन लेवल्स पर भी मार्केट में पैसा डाला जाए, फ्रेश पैसा? गुड आफ्टरनून अनुज। अगर लार्ज कैप में देखें तो मार्केट एक फेयर वैल्यू जोन में है। तो यहाँ पे जो इस निफ्टी के स्तर पे वी आर इन द फेयर वैल्यूएशन जोन, यानी हम ज्यादा महंगे भी नहीं है, ज्यादा सस्ते भी नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ से वी हैव टू बी वेरी सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक टू मेक मोर मनी फ्रॉम हियर। लास्ट 8 साल से हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट ने 8 कॉन्सेक्यूटिव कैलेंडर ईयर्स में पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो कुछ करेक्शन, कुछ होना इज क्वाइट रीजनेबल टू एक्सपेक्ट फ्रॉम हियर। तो आई वुड से कि लार्ज कैप्स में अभी भी अपॉर्चुनिटीज हैं। स्मॉल कैप्स में थोड़ा करेक्शन होना चाहिए, और बिकॉज वो अपने जो लास्ट 20 साल के एवरेजेस हैं उससे तकरीबन 20% ऊपर चल रहे हैं। उनकी वैल्यूएशन थोड़ी हाई और सर्टेन पॉकेट बहुत ही एक्सपेंसिव हो गए हैं, तो उनमें थोड़ा करेक्शन आना एक्सपेक्टेड है। बट ओवरऑल लार्ज कैप में एनी डिप इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। मुझे एक चीज बताइए निमेश जी, इस समय जो भी नया पैसा एसआईपीज के थ्रू आ रहा है वो तो जिस स्कीम में पहले उन्होंने पिक किया था उसमें आएगा, लेकिन जो नए निवेशक जुड़ रहे हैं उनका रुझान किस तरफ है? क्या वो इंडेक्स फंड में पैसा लगाने के लिए उत्सुक है, या फिर लार्ज कैप्स, या फिर मिड कैप्स? और अगर मिड कैप में कोई आता है एक नया निवेशक, तो वो पैसा आप इमीडिएटली कमिट कर रहे हैं या फिर थोड़ा सा कैश में रख रहे हैं? तो एक तो एसआईपी से जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो फाइनेंशियल गोल्स और इमोशनल गोल्स दोनों मीट कर रहे हैं। तो उनको तो जब बाजार अगर कोई करेक्शन लेता है एनी पर्टिकुलर मंथ में, तो उनको अच्छा लगता है बिकॉज दे आर बाइंग एट अ लोअर लेवल। तो वो एक डिसिप्लिन अप्रोच है। आई थिंक आई विल रेकमेंड दैट फॉर एवरीबॉडी। अगर कोई लमसम अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टिपिकल हमने देखा है कि जो करंट सेक्टर्स जो तेजी में है उसमें उनको ज्यादा इंटरेस्ट है लोगों को टू पुट मनी इन सेक्टर फंड्स या थीमेटिक फंड। काफी इन्वेस्टर्स लार्ज एंड मिड कैप फंड में भी आ रहे हैं बिकॉज वहां पे एक वैल्यूएशन थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। मेरे हिसाब से 2024 में जो थीम रहेगा वो क्वालिटी स्टॉक्स का थीम रहेगा। काफी ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने स्ट्रक्चरल स्टोरीज हैं अच्छी, उनकी ग्रोथ अच्छी है, रिटर्न ऑन कैपिटल अच्छा है, कैश फ्लो अच्छे हैं, बट टेम्पररली बिकॉज ऑफ सम इश्यू 1-2 क्वार्टर तक उनका जो ग्रोथ है वो स्लो रहेगा। तो उसमें अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि वहां पे लोग नहीं देख रहे हैं, उनमें अपॉर्चुनिटीज हैं अच्छे वैल्यूएशन पे स्टॉक्स बाय करने के लिए। ओके, अच्छा निमेश जी, अब बात करते हैं कि करके सेक्टर्स के बारे में। आज एबीबी का दिन है। मैं एग्जैक्टली आपसे स्टॉक्स पे से बात नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी आई मीन जो अर्निंग्स रही इस बार एबीबी की देख लीजिए, चाहे वो सिमेंस की देखिए, चाहे आप एलएनटी की देखिए, सबसे प्रभावशाली चीज़ रही मार्जिन्स और उनके इस क्वार्टर के ऑर्डर इनटेक। आपको ये नंबर्स कैसे लगे और कैपिटल गुड्स पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? वीरेंद्र, आपने जो कहा सम ऑफ द स्टॉक्स जो आपने मेंशन किए, आपने देखा होगा कि वो ऑलमोस्ट 15 साल के डॉर्मेंट फेज के बाद ब्रेकआउट उन्होंने दिया है बिकॉज बिजनेसेस ने वापस बिकॉज ऑफ कैपेक्स, जो गवर्नमेंट कैपेक्स रहा और प्राइवेट कैपेक्स जो पिकअप कर रहा है, उस वजह से ये स्टॉक्स अब ऊपर आए हैं। टिपिकली ये हाई ऑपरेटिंग लेवरेज वाले कंपनीज या बिजनेसेस हैं, जहां पे अगर टॉप लाइन ग्रोथ एक अच्छा आता है तो उनके मार्जिन, उनके कैश फ्लो भी बहुत जोर से बढ़ते हैं। तो इस वजह से जब उनके बिजनेसेस में टर्न अराउंड आता है उनको ज्यादा वैल्यूएशन मिलता है। और एज यू वुड हैव सीन के ऑर्डर बुक्स भी इनकी काफी स्ट्रॉन्ग रही हैं, जिससे विजिबिलिटी रहती है कि नेक्स्ट 2-3-4 साल तक इनके नंबर्स अच्छे आएंगे और मार्केट उन्हें अच्छे वैल्यूएशन देके वो एक्नॉलेज कर रहा है। पीएसयू बैंक्स, एसबीआई ने आज एक फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया, क्या यहाँ पर आपकी पोजीशनिंग है पीएसयू बैंकों में? सिलेक्टिवली, तो पीएसयू बैंक्स में हम काफी सिलेक्टिव हैं, बैंक बाय बैंक चूज करके उनके क्रेडिट ग्रोथ, उनके एनपीएस और उनके मार्जिन देख के और क्या वैल्यूएशन पे चल रहे हैं। बट लार्ज बैंक्स में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, बोथ प्राइवेट एज वेल एज पीएसयू बैंक्स, और उनके वैल्यूएशन भी रीजनेबल है। मेरे हिसाब से फाइनेंशियल स्पेस एंड मेनली जो लार्ज बैंक्स हैं वही एक स्पेस, ऐसा बड़ा स्पेस है जहां पे वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हैं
और अभी भी काफी अपसाइड इसमें आ सकती यहाँ पर क्योंकि पीएसयू एक बकेट पर से काफ़ी तेज़ी में रही है निमेश जी, और हम कुछ ही देर पहले वो जीक्यूजी पार्टनर्स के जैन साहब की बाइट भी सुन रहे थे, जहाँ पर उन्होंने कहा दे हैव मिस्ड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। सही समय पर वो एलआईसी बीपीसीएल जैसे काउंटर्स खरीद नहीं पाए, लेकिन डोमेस्टिक फंड हाउसेस, वो कल ही डेटा हम हमारे दर्शकों के सामने भी शेयर कर रहे थे कि बड़े पैमाने पर दरअसल पीएसयूज में पैसा लगा है। अब इसमें से कुछ पैसा आपको लग रहा है मुनाफा वसूली के लिए आएगा अगले 3 महीनों में, या फिर यहाँ पर एलोकेशन बस बढ़ने वाला है और कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है? तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पीएसयू स्पेस जो है, बिकॉज वो आजकल फ्लेवर में है, इसलिए लोग जनरलाइज कर देते हैं कि सारे पीएसयूज एक साथ या तो अच्छे हैं या बुरे हैं या करेक्शन लेंगे। अब ये गलत है, क्योंकि आपने देखा होगा बिजनेसेस बहुत ही अलग अलग हैं। पावर सेक्टर के पीएसयूज में बिजनेस काफी अलग है, ग्रोथ अलग है, वैल्यूएशन अलग है। ओएमसीज एक जगह है, ऑयल एंड गैस कंपनी एक तरफ है, बैंक्स पीएसयूज जो हैं वो अलग ग्रोथ रेट्स और वैल्यूएशंस पे हैं। तो जनरलाइज करना बहुत डिफिकल्ट है, बट देयर इज अ अपॉर्चुनिटी कि काफी पीएसयूज जो हैं उनमें नेक्स्ट 3-4 इयर्स तक ग्रोथ का जो ट्रेजेक्टरी है उनकी वो काफी अच्छी है, और अगर वो अच्छे वैल्यूएशंस पे आते हैं तो डेफिनेटली दे बिकम अट्रैक्टिव फॉर अस। बट हम टिपिकली जनरलाइज नहीं करते, हम कंपनी स्पेसिफिक देख के उन्हें पिकअप करते हैं। ओवरऑल पावर सेक्टर में हमें पीएसयूज काफी अच्छे लगते हैं। ओके निमेश जी, अब आते हैं एक ऐसे स्पेस पे जो कि मतलब अर्निंग्स के लिहाज से इस बार यहाँ पे अगर मैं इक्का दुक्का स्टॉक्स को छोड़ दूँ तो मोर और लेस डिसअपॉइंटमेंट्स रहे हैं। मैं एफएमसीजी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे टाटा कंज्यूमर और आई थिंक गोदरेज सीपी, इनके नंबर्स ठीक थे, ये ऑल टाइम हाई पे थे। पर अदरवाइज अगर आप आज देखें, आज आईटीसी बैकफुट पे है, आज एचयूएल मेरे ख्याल से 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है, डाबर मेरिको साल भर से परफॉर्म कर ही नहीं पाया है। आप इस वक्त एग्जैक्टली इस प्राइस पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एफएमसीजी में देख कैसे रहे हैं? जो 2 टॉप प्राइस परफॉर्मर है उसको अगर मैं छोड़ दूँ, रेस्ट ऑफ द आई थिंक एफएमसीजी इस वक्त ठंडा पड़ा हुआ है। आप लोग पिक कर रहे हैं इस वक्त एफएमसीजी को, स्पेशली आई थिंक जिस प्रकार के वॉल्यूम्स की फिगर आई या फिर जिस प्रकार से रूरल इंडिया के नंबर्स हैं उसको देखने के बाद वहां से हम काफी बुलिश हैं उन एफएमसीजी कंपनीज में जहां पे फूड्स बिजनेस जो है वो काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन देता है, बिकॉज वहां पे अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो मूवमेंट है वो काफी स्ट्रांग है, प्रीमियमाइजेशन मूवमेंट भी काफी स्ट्रांग है। जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम कंट्री की बढ़ती है तो वो अपग्रेड करते हैं अपने कंजम्पशन लेवल में। तो फूड स्पेस में जो कंपनीज हैं, एफएमसीजी कंपनीज हैं, उनमें हम काफी बुलिश हैं। हाँ, कुछ कंपनीज जो ओवरऑल जनरल एफएमसीजी में है उनमें स्लो डाउन रहा है, क्योंकि रूरल ने इस साल उतना ग्रोथ नहीं दिया जितना एक्सपेक्टेड था, और वैल्यूएशंस काफी करेक्ट हुए हैं उन कंपनीज में। मेरे हिसाब से कुछ ग्रीन शूट्स रूरल में अब दिखना शुरू हुए हैं, शायद 1-2 क्वार्टर और लगे टू रियली सी गुड नंबर्स फ्रॉम दीज कंपनीज। बट जो वैल्यूएशंस हैं, जो रिस्क रिवॉर्ड है, वो अभी फेवरेबल होता जा रहा है, और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इन कंपनीज पे एक बार ध्यान देना चाहिए। ओके ठीक है, अब मैं एफएमसीजी में अपना टेक शेयर किया। रियल एस्टेट आज मतलब आप समझ लीजिएगा कि कुछ स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे हैं, कुछ 52 वीक हाई पे हैं। फॉर इंस्टेंस डीएलएफ, हम द लीडर ऑफ द स्पेस, आज ऑलमोस्ट अगर आप देखें अपने 1.5 दशक के सर्वोच्च स्तर पर आके खड़ा है। मेरे ख्याल से ये अपने आईपीओ प्राइस 1240 को उसको आई थिंक रीगेन कर जाएगा। ये तेज़ी निवेश जी अब तक ट्रांसलेट नहीं हो पाई एचएफसीज पर, क्या वजह है और एचएफसीज पे आपका व्यू इस वक्त? तो रियल एस्टेट पे तो हम पॉजिटिव हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 2 से 3 साल तक ये साइकिल अच्छी चलती रहेगी। एंड आपने देखा होगा रियल एस्टेट में लास्ट अराउंड 10-12 सालों से काफी कंसोलिडेशन रहा है। जो छोटे छोटे डेवलपर्स, छोटे बिल्डर्स थे, उन्होंने मार्केट को एग्जिट कर दिया है फॉर सम रीजन और दी अदर, वेदर डीमॉन के बाद या जीएसटी आने के बाद या रेरा के आने के बाद। ऑल्सो कंज्यूमर बिहेवियर भी चेंज हुआ है, उनको भी ऑर्गेनाइज्ड ब्रांड से हाउस बुक करना या जल्दी बुक करना उनको पसंद है। कोई अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है तो वेट करेंगे कि जब तक सारे परमिशंस ना आ जाए, बिल्डिंग अगर ऑलमोस्ट रेडी ना हो जाए, तब तक वो कमिट नहीं करते। तो इसका फायदा रहा है जो ये टॉप डेवलपर्स हैं, उन्होंने मार्केट में कंसोलिडेशन से उनको फायदा हुआ है।
HFCs ओवरऑल ग्रोथ उनकी ठीक रही है, वैसे बुरी नहीं रही है, बट जो रियल एस्टेट को डायरेक्टली सम प्लेयर्स को कंसोलिडेशन का फायदा हुआ है वो डेफिनेटली HFCs में नहीं दिखेगा। निमेश, एक पूरा पॉकेट जहां पर काफी स्ट्रेंथ देखने को मिली है वो है ऑफ कोर्स ट्रैवल एंड टूरिज्म। हमने देखा है इंडियन होटल के स्टॉक में किस तरह की तेजी बनती दिखाई दी। आज ऑफ कोर्स एक और IPO मार्केट में आ चुका है, लेकिन इस स्पेस में अब क्या जो रन रेट इन्होंने पोस्ट कोविड मेंटेन की थी वो आगे भी बरकरार रख पाएंगे? क्योंकि जो बड़े इवेंट्स थे जो ड्राइव कर रहे थे उस अर्निंग्स ग्रोथ को, आई थिंक दे आर बिहाइंड अस नाउ। ये 2024 का साल इस स्पेस के लिए कैसा रहेगा और फंड हाउसेस का रुझान क्या रहेगा? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है अर्षदा। मैं एक जनरल स्टेटमेंट कहूंगा बिफोर गेटिंग इनटू सम स्पेसिफिक्स ऑन दिस कि इंडिया जब हम विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं फॉर 2047 जो बजट में मेंशन हुआ था, वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ डेवलप्ड कंट्री, तो उसमें काफी ऐसी चीजें हैं जो चेंज होगी। कंजम्पशन पैटर्न, स्पेंडिंग पैटर्न, सेविंग पैटर्न्स चेंज होंगी। टूरिज्म इज वन ऑफ दोज कैटेगरीज जहां पे हमने वी वर पॉजिटिवली सरप्राइज कि एक अच्छा खासा हमने कंज्यूमर स्पेंड देखा इस एरिया में। आपने देखा होगा विद इन पैसेंजर व्हीकल्स, SUVs एंड UVs पे स्पेंडिंग चल रहा है अच्छा, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पे अच्छा स्पेंडिंग है कंज्यूमर्स का। तो ये वन ऑफ दोज एरियाज है जो बेनिफिट ले रहा है कि जो स्पेंडिंग पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं कंज्यूमर्स के, उसका इनको फायदा हो रहा है। स्टॉक मार्केट में कुछ ही ऐसी कंपनीज हैं जो लिस्टेड स्पेस में हैं जहां पे हम इसका फायदा उठा सकते हैं। मेनली होटल्स हैं, कुछ ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनीज हैं और उनको डेफिनेटली इसका फायदा हुआ। ऑलराइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए निमेश जी। चलिए आप एक काम करते हैं, फटाफट से BTST STBT कॉल करना शुरू करते हैं। गाबा सर बताइए क्या कैरी करेंगे आप? आज मैं करूँगा, आई थिंक बोर्जर पेंट्स अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा अपमूव ट्रेड कर रहा है, 572 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा 568 का, ज्यादा नहीं, 4 रुपीज। टारगेट 580। बोर्जर पेंट्स बिल्कुल लेना चाहिए। बर्जर पेंट्स लेना चाहिए गाबा सर की पिक। अच्छा, मैं स्ट्रैटेजी पर आने वाला था, लेकिन एक बार जरा निफ्टी और निफ्टी बैंक के इंट्राडे दिखा दीजिए वापस। और दोनों अब एकदम थोड़ी लोअर लेवल से रिवर्सल दोनों इंडेक्स में आया, ये इंपॉर्टेंट है। निफ्टी जो 22,000 के नीचे स्लिप हो गया था वहाँ से बाइंग आ गई इसके लिए, और निफ्टी बैंक में भी वो थोड़ी सी बाइंग आई। इनफैक्ट अगर वो ग्राफिक्स रेडी हो तो मैं, क्योंकि मार्केट में कहीं वो निकल ना जाए, तो पहले मैं अपनी स्ट्रैटेजी पर आ जाता हूँ हर्षदा। क्योंकि देखिए, मैं जो पॉइंट मैं बोल रहा था वो ये कह रहा था कि इस डिक्लाइन को यूज़ करें बाय करने के लिए। और मुझे हैरानी नहीं कि ऑलरेडी बाइंग आ गई है वैसे 22,000 से। जब मैंने वो भेजा था तब हम 22,000 पे थे कि इसको बाय करें आप, और इसमें एक और अच्छा मौका मिलेगा आपको करीब करीब 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। अगर 21,950 के आसपास वो मिल जाए तो वो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और उसमें एक स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का 21,850 का। वैसे तो खैर जिस तरीके से मार्केट ने लास्ट के 5-6 मिनट में रिकवरी दिखाई है, मेरे ख्याल से वो जो हमारा 22,000 का क्लोजिंग लेवल वाला स्टॉप लॉस है उसको भी मार्केट बचा के ही जाएगा। क्लोजिंग लेवल पे उसको हिट नहीं करेगा, तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव होगा। और बैंक निफ्टी में भी मेरे ख्याल से जब तक 46,800 के आप ऊपर हैं तब तक बैंक निफ्टी में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तब तक अप ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। 46,800 का लेवल बहुत क्रूशियल है, क्योंकि पहले वो रेजिस्टेंस था, वो अपसाइड अपर साइड ऑफ द रेंज था, उससे हम बाहर निकले थे इसके लिए। लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिस तरीके से एकदम से रिकवरी आई है टुवर्ड्स द एंड। और आप फिर से देखिए स्टॉक्स लाइक SBI, ICICI बैंक, ये सब स्टॉक्स, ये होता रहेगा मार्केट में। इसी तरीके से डिप में बाइंग आती है जब, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जब डिप आती है तब लोग डर जाते हैं कि तब क्या करना है। वो डिप आई थी 22,000 की, और 22,000 ही बाय जोन था, और वहां से देखिए क्या रिकवरी आ गई। जी हाँ, पूरा रिवर्सल 21,998 तक हम फिसले और उसके बाद रिवर्सल आया। और इस जो रिकवरी में एक स्टॉक का हाथ है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब तक के पार्टिसिपेट ज़्यादा नहीं कर रहा था तेजी में, अभी भी हल्का सा आपको एक शेड नेगेटिव दिखाई देगा, लेकिन निचले लेवल से कुछ पोजीशंस यहाँ पर लौटती हुई दिखाई दे रही। लगभग आधे % का मूव आया तो उसका सपोर्ट मिला है। अब हमने BTST की शुरुआत कर दी थी और हमारे साथ अब यतिन भी जुड़ गए हैं, तो पहले स्टॉक्स ले लेते, फिर यतिन से पूछेंगे डीलिंग रूम में क्या कुछ चर्चा में है। मानस बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, हेवेल्स में खरीदारी करके जाएंगे। कल हमने करेक्शन देखा था हेवेल्स में, बट लोअर लेवल पे आज बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, तो हेवेल्स के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 1403 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 1435 तक के टारगेट्स हेवेल्स के फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं।
ओके, हेवल्स 14 पे शुभ भाई मैं किया था हमने इस स्टॉक को, स्ट्रेंथ अच्छी है, डी हाई पर आके क्लोज होता हुआ। चंदन आपका ट्रेड क्या होगा? बिल्कुल, जियो फाइनेंस की पहले बात की और अब बीटीएसटी के लिए मैं इंडियन होटल पे फोकस करूंगा। 549 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में 570 के टारगेट के लिए। इंडियन होटल्स, अमित जी आप क्या ट्रेड कैरी कर रहे हैं? जी अनुज जी, मैं एसबीआई की स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहूंगा। 772 का प्राइस है, ये मेरा बीटीएसटी होगा। 763 का स्टॉप लॉस एंड 786 के टारगेट्स के लिए एसबीआई। ओके, तो 786 के टारगेट के लिए एसबीआई तेजी वाला ट्रेड। राजेश सातपुते आपका ट्रेड? हर्षदा जी मैं एक्सिस बैंक को लेके जाऊंगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमने देखी लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल्स को इसने रिस्पेक्ट किया है। तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 1070 का और इसका कल का जो टारगेट होगा वो रहेगा 1110 से लेके 1120। तो इट्स बाय इन एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक, चलिए एक्सिस में थोड़ी स्ट्रेंथ है रिलेटिवली। अब यतिन के पास चलते हैं और डीलिंग रूम का फीडबैक ले लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और डीलर्स का कहना यह है कि क्योंकि हम मार्च मिड के नज़दीक हैं और कुछ ही दिन बचे हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट कंसोलिडेट होगा, पीएसयूज कंसोलिडेट होंगे और दो स्टॉक्स जो जहां इनको लगता है कि थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर रह सकती है, उनमें सबसे पहले अशोक लेलैंड। स्टॉक काफ़ी दिनों से रेंज में है और आज आप देखेंगे तो बहुत सारे एफआईज यहाँ बिकवाली कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 9% यहाँ ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस यहाँ देखने को मिल रही है और डीलर्स की अगर आप माने तो उनको लगता है पोजिशनली 165 168 तक के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेडिंग डाउनसाइड के लिहाज से यहाँ एक डीलर सेल बता रहे हैं। इसके अलावा एनटीपीसी यहाँ भी अगर आप देखें तो ओपन इंटरेस्ट यहाँ 7% गिरा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें डीलर्स की तो यहाँ एसटीबीटी के वो सलाह दे रहे हैं, उनको लगता है कि 330 तक के लेवल्स यहाँ लोअर साइड पे देखने को मिलने चाहिए। शुक्रिया आपका पूरा इस जानकारी के लिए। तो कुछ कंसोलेशन और बाकी स्टॉक्स जहां पर नजर रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन। फाइनली आते हैं, आई थिंक दिस ट्रेजेक्टरी पे निफ्टी क्लोज हो रहा है, इट्स 22094 और करीब 47,070। बैंक निफ्टी एटलीस्ट 47,000 के क्लस्टर को बचा के सिक्योर करके लिया जा रहा है। और 12 बजे तक जिस पुट ऑप्शन में सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग वाई था वो थी 12,100 की पुट, माफ़ कीजिएगा 22,100 की पुट। एटलीस्ट निफ्टी भी वही कैरी करता हुआ। स्टॉक ऑफ द डे इट्स एबीबी, अब बाय आई थिंक 10.3%। अनुज ये लीजिए 5,003 ऑल टाइम हाई एबीबी। बिल्कुल, आई थिंक इंटरडे में तो इससे भी ऊपर निकल गए थे हम भी एक बार के लिए, वो जब आई थिंक बाकी का फाइनली क्लोज, हाँ क्लोज है ऑल टाइम हाई पे 5,000 के ऊपर क्लोज है। और बाकी का बचा खुचा काम मेरे ख्याल से कल हो जाएगा जब एक बार वो ब्रोकरेज के नोट्स आएंगे। लेकिन देखिए मैं एक बात कहूँगा, ये क्लोज अब क्या होता है ना, अगर किसी ने 3 बजे का मार्केट नहीं देखा होगा तो उसको लग रहा होगा ये क्लोज खराब है। जिसने वो 21,900 समथिंग स्क्रीन पे देख लिया वो कहेगा क्लोज अच्छा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि ये क्लोज अच्छा है क्योंकि मेरा वो जो क्लोजिंग वाला स्टॉप लॉस है वो बचा के निकल आया और उसके ऊपर बंद हो गया। तो एक और मौका मिलेगा आपको कल ये देखने के लिए। और ऑल सेड एंड डन 7वां दिन लगातार मार्केट ने एक बार तेजी दिखाई और नया ऑल टाइम हाई लगाया, तो उसको सेलिब्रेट करते हैं। और बैंक निफ्टी की क्लोज काफ़ी अच्छी है, बस ये लास्ट के 13 मिनट बचे इसमें टिक जाए 47,000 के ऊपर तो ओवरऑल क्लोज अच्छी हो जाएगी। हाँ वीरू जैम, मैं इनफैक्ट डायरेक्टर साहब को मार्क कर रहा था एक बार एसबीआई ले आइएगा, क्योंकि जो अनुज ने कहा ना बैंक निफ्टी अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ रहा है। एसबीआई आज क्लोज होगा अपने करियर के हाईएस्ट लेवल पे, याद रखिएगा 772 पे ऑल टाइम हाई। और एक और चीज़, मेरे ख्याल से आईसीआईसीआई बैंक जो कि हमने सुबह सुबह मार्क भी किया था 1051 पे, यस ये भी इस स्टॉक का मेरे ख्याल से यस ऑल टाइम हाई क्लोज होगा, क्योंकि इससे पहले का जो क्लोज है वो था करीब 1048 का। तो इन टर्म्स ऑफ क्लोजिंग ये दो स्ट्रक्चर्स, आई मीन ये कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है, स्पेशली जब एचडीएफसी बैंक परफॉर्म ना कर रहा हो उस वक्त आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई का ये कॉम्बो जो होता है वो डिलीवर अच्छा करता है। मानस, इन दोनों में से ज़्यादा क्या इंप्रेस कर रहा है आपको कल कैरी करने के लिए? आईसीआईसीआई बैंक, हालांकि वहाँ पे कैंडल थोड़ी सी अगर आप देखें डिसअपॉइंट कर रही है फाइनली, बट एसबीआई विन विन सिचुएशन है। कोई कॉल कैरी करेंगे क्या आप इसकी? तो बिल्कुल देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो आई थिंक ये एक ब्रेकआउट है। तो बिल्कुल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑप्शन में खरीदारी करके जाया जा सकता है। एट द मनी कॉल ऑप्शन ही लेंगे तो 770 का कॉल ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लिया जा सकता है।
₹14.50 के आसपास के प्राइस है। तो यहाँ पर आप खरीदारी करिए, ₹11 का स्टॉप लॉस लगाइए और आई थिंक आने वाले 2-3 दिनों में शायद इस ऑप्शन में आपको ₹25 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो एक एविडेंट तेजी एसपीआई में देखने को मिली है, लेकिन रिलायंस का योगदान इस क्लोजिंग में हमें उसे कैसे रेट करेंगे? बायो विस्कर ये पॉजिटिव टेरिटरी में लगभग ₹2 ऊपर है। जी मैम, रिलायंस का अगर हम देखें तो कंटिन्यूअसली स्ट्रेंथ रहा है रिसेंट टाइम्स में। जब भी थोड़ा सा भी पुल बैक आता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड्स आ जाते हैं, 10 डे कभी वॉयलेट नहीं होता है। तो मुझे लग रहा है रिलायंस जब तक 2920 के ऊपर चल रहा है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कल ये 2975 3000 के टारगेट्स इसमें पॉसिबल हैं। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बायस यहाँ पे पॉजिटिव ही लेके चलूंगा। कोई भी डिप टुवर्ड्स 10 डेमा इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, तो एनी डिप टुवर्ड्स 10 डीएमए इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी रिलायंस के लिए। ध्यान रहे, अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी बात करें, और ड्यू डिस्क्लोजर हमने आपको स्क्रीन पर दिखाया। अच्छा, इस बीच एक दो ट्रेड्स जो हमें थोड़े से इंटरेस्टिंग दिखे हैं क्लोजिंग के आड़ में ही। ऑटो में लार्जली कुछ काउंटर्स में मुनाफा वसूली थी, लेकिन एमएनएम देखिएगा ये थोड़ा सा ट्रेंड के खिलाफ जाकर हल्के से पॉजिटिव शेड में टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें बताइएगा आप मानस, कुछ ट्रेड कल के लिए बनेगा या नहीं 1861 के आसपास? वैसे पार्टिसिपेट किया है पिछले हफ्ते, पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस में दरअसल इस स्टॉक ने तेजी में। देखिए, पिछले हफ्ते ही स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ज पे दिया था, 1750-1760 की रेंज को ब्रीच किया था और उसके बेसिस पे अगर हमें टारगेट सेट करने होंगे तो वो 2000 के आसपास के ही होंगे। और आज एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिला है हायर लेवल से, बट ट्रेंड में तो कहीं पर भी चेंज नहीं है। मेरे ख्याल से अपनी लॉन्ग पोजीशन में आप बिल्कुल बने रहिए। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 1815 के नीचे रहेंगे, 1815 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन को होल्ड करिए। 1945 और उसके बाद 2000 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। चलिए अब एक काम करते हैं, कॉल्स काफ़ी हुई, एक बार जरा ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स को थोड़ा सा आंक लेते हैं। यहाँ पे क्लोज है 22,068 के नज़दीक है। ये आपके स्क्रीन पे स्टैट्स हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट थर्सडे से आई थिंक, मतलब इस थर्सडे से शायद थोड़ा सा इसमें इंप्रेशन कुछ और चीज़ों का भी आपको दिखाई देगा, क्रॉस कॉम्बिनेशंस होते हैं, बट एज ऑफ नाउ इट्स कंफर्टेबल। लॉन्ग 27 अभाव था, शॉर्ट कवरिंग करीब 16 प्लीज़ उस स्लाइड पे आइए प्लीज़ एक बार फिर से वापस। यहाँ पे जो आज शॉर्टिंग थी वो थोड़ी ज़्यादा थी 84 में, और लॉन्ग अनवाइंडिंग प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा थी करीब 56 पे। आइए देखते हैं लॉन्ग्स कहाँ पे थे। नो डाउट अबाउट दैट कि आज कैपिटल गुड्स, रियल स्टेट, मेटल्स में अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। एबीबी स्टार ऑफ द डे 10.5% ऊपर, पोस्ट अर्निंग्स पिरामिड एंटरप्राइजेस 4.25% ऊपर। डीएलएफ में काफ़ी सब्सटेंशियल लॉन्ग क्रिएट हुए हैं, मेटल्स में, जेएसपीएल में। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में शॉर्ट कवरिंग थी, याद रखिएगा। डीएलएफ में स्ट्रॉन्ग बाइंग थी तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में शॉर्ट कवरिंग थी। टाटा स्टील, गुजरात गैस, जैसे स्टील, जेके सीमेंट आज काफ़ी अच्छा खासा शॉर्ट कवर था यहाँ पे। थर्ड स्लाइड आएगी आपकी शॉर्ट बिल्डअप की, दैट्स बीपीसीएल। आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मोड में गया ये स्टॉक। एम्फेसिस, बीएचईएल, एनएमडीसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड सभी काउंटर्स में शॉर्ट बिल्डअप था। पीएसयू आज थोड़ा सा बैकफुट पे थी। और लॉन्ग अनवाइंडिंग जी एंटरटेनमेंट आज आई थिंक सबसे खराब स्टोरी। जेएमआर एयरपोर्ट्स में आज एक क्लोज आया बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, वोडाफोन आइडिया। एबी फैशन ने आज अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को डिसाइसिवली वायलेट किया, और आईओसी ये भी करीब 3.5% नीचे। और एक दो स्टॉक्स देख लीजिए जो कि खराब क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें एक आईआरसीटीसी भी है। आईआरसीटीसी का क्लोज भी आज काफ़ी खराब है, बट जहाँ तक बहुत इंप्रेसिव क्लोज की बात है उसमें डीएलएफ सबसे ऊपर 886। याद रखिएगा ये प्राइस अब कब आ रहा है स्क्रीन पे, ये प्राइस आ रहा है फरवरी 2008 के बाद। फरवरी 2008 के बाद पहली बार डीएलएफ का ये प्राइस स्क्रीन पे। क्या गजब का दौर रहा है स्टॉक के लिए अनुज। 887 लास्ट टाइम फरवरी 2008 में विजिबल था। अनुज लग रहा है कि 1200 वो जो आईपीओ प्राइस था उसके बाद जो हाई लगा था, लग रहा है ये बाजार इंतजार कर रहा है उसका, है ना। तब डीएलएफ 1200 का था तो डीएलएफ का फ्लैट 10 लाख में मिल जाता था। आज 75 करोड़ के फ्लैट हो गए हैं डीएलएफ के वीरू। और अब स्टॉक खरीदने से ही काम चल जाएगा। अब तो स्टॉक खरीदना से ही काम चलेगा। प्रॉपर्टी तो खैर उनकी हमारे लिए तो डिस्टेंट ड्रीम ही रहेगी। वो जो है वो कार्मेलिया और वो सब जो हैं वो उनके जो वीरू गए हो कभी वहाँ पर उसमें वो जो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सब, कोई तो दोस्त होगा आपका वहाँ? नहीं मैं गया हूँ, बहुत पहले गया था, लेकिन मैं बताऊँ अनुज मैं लगभग 2 साल से गुड़गांव में नहीं गया। सही बता रहा हूँ, मैं गुड़गांव नहीं जा पाया।
गुड़गांव नहीं जा पाया, लेकिन खैर एक इवेंट में भी जाना था तो नहीं जा पाया, बट तो नहीं जा पाया। नहीं खैर गुड़गांव 2 साल से नहीं किया। आई डाउट किसी ने सोचा होगा कि क्या होता है ना, अभी तक कंपनी को खुद नहीं सोचा होगा उस समय पे कि ये मार्केट ऐसी हो जाएगी और इस लेवल के प्राइसिंग आ जाएंगे। ये सब चीज़ें कोई सोचता नहीं है, और जब चलने लगते हैं तो उसी तरीके चलने लगते हैं। और अब एक अच्छा बिजनेस मॉडल मिल गया उनको। दिल्ली में भी उन्होंने 1-2 रीडेवलपमेंट की, वो एक मोती नगर में एक प्रोजेक्ट बनाया, उसमें भी शानदार इनको रिस्पॉन्स मिला। तो क्लियरली एक वन वे तेज़ी है रियल एस्टेट में। और ये देखिए जिस लेवल पे भी आपको लगा है कि नहीं अब बहुत हो गया, वहाँ से ये चलाए। और मुझे याद आता है कि हमने 3 महीने पहले ही बात की थी डीएलएफ की, जब हमने बात की थी कि इसको छोड़ना नहीं है, वो पकड़े रहना। मैंने वो यूज़ किया था उसको। दूसरी वाली प्रॉपर्टी हाँ, बस लॉन्च होने के आधे दिन में ही पूरी एग्जैक्टली मैंने उसमें वो था, आई थिंक हमारा उसमें यूट्यूब शॉर्ट्स भी होगा, मैंने उसमें बोला था कि इसको पकड़े रहना, छोड़ना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि बहुत क्लियर कट मोमेंटम है। और अब तो खैर रियल एस्टेट में वो दिक्कत भी नहीं रही जो पहले होती थी कि अर्निंग्स हैं या नहीं है। एकदम रेरा के आने के बाद ट्रांसपेरेंसी इतनी ज़बरदस्त आ गई है। प्लस कंपनियों को रियलाइज़ हो गया कि जब टॉप लाइन में मतलब जब नंबर्स इतने अच्छे दिखाने से मार्केट क्या बढ़ जाता है, तो फिर बेकार की चीज़ें क्यों करना है। तो खैर क्लियरली, और डीएलएफ अकेला नहीं है, सारी रियल एस्टेट स्पेस में रैली आई है। ऑब्वियसली डीएलएफ ने इसको लीड किया है, बीइंग द लीडर। अच्छा मुझे अब एक चीज़ बताऊँ मैं, मेरे ख्याल से अब कुछ टाइम के बाद डीएलएफ को वापस इंडेक्स में आना चाहिए। और एक्चुअली स्टॉक जो मर्जी करे, इंडेक्स में रहना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स अगर आपकी इकोनॉमी का बैरोमीटर है, तो अगर इकोनॉमी खराब है उसकी वजह से अगर कोई स्टॉक गिर गए तो उसको निकालना नहीं चाहिए। जैसे कुछ स्टॉक्स होते हैं उनको आपको रखना चाहिए इंडेक्स में। इंडिगो फॉर एग्जांपल इंडेक्स का हिस्सा होना चाहिए, डीएलएफ इंडेक्स का हिस्सा होना चाहिए, मैं तो कहता हूं इंडियन होटल्स इंडेक्स का हिस्सा होना चाहिए। हर सेक्टर से थोड़ा थोड़ा रिप्रेजेंटेशन लार्ज स्टॉक जो है ना वो इंडेक्स में होना चाहिए। प्योर एक सिर्फ मार्केट कैप का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे होता क्या है कि कई बार 8-8 बैंक हो जाते हैं, या 4-6 आईटी कंपनियां हो जाती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल 6 आईटी कंपनियां होने का कोई मतलब नहीं है इंडेक्स में, 4 हो काफ़ी हैं, बाकी 2 किसी और इंडेक्स में डाल दीजिए। खैर एनीवे, होपफुली वन डे डीएलएफ विल मेक अ कमबैक इनटू द इंडेक्स। जिस तरह का परफॉर्मेंस है, यू नेवर नो। अच्छा फटाफट से वो बैन का अपडेट मैं आपकी स्क्रीन पर रख देती हूँ, फिर ऑफ कोर्स क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर पिरामिड एंटरप्राइजेज आज तेजी की तरफ रहा है और पोजीशंस 108% के आसपास आती हुई, तो चांसेस हैं कि ये बैन में जाएगा। पीवीआर आइनॉक्स में भी हमने देखा है मार्केट वाइड पोजीशन करीब 99% के आसपास आई। अशोक लेलैंड के केस में भी हमने ये देखा है कि 99% के आसपास वो मार्केट वाइड पोजीशंस आती हुई दिखाई दी। तो ये बैन में जा सकते हैं। जो बाहर निकलेंगे वहां पर जिन काउंटर्स में थोड़ा सी पोजीशन की कूल ऑफ रही है, एक है सेल, दूसरा है इंडिया सीमेंट, तो चांसेस हैं कि कल सुबह अपडेट आए, इनमें से एक बाहर हो, इफ नॉट दोनों। अच्छा, जी एंटरटेनमेंट आपकी स्क्रीन पर एक बार लेकर आते हैं। हमने इसकी खूब चर्चा की है, आज लगभग 15% तक का नॉक दिखाया है, अब 166 के आसपास वो क्लोज, 15% कैश मार्केट में, और फ्यूचर्स में मैं देख रही हूँ करीब 14% का नुकसान देखने को मिला है। तो ये इनफैक्ट एक बुरी स्थिति से गुजरता हुआ आज के दिन, जिस तरह की खबरें आई हैं, जिस तरह के अपडेट्स आए हैं, तो ये आपके लिए सिचुएशन। आखिरी 3 मिनट, और एसबीआई की हमने चर्चा की। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में एक अच्छा खासा मूव, एमएनएम में एक स्ट्रैटेजी तेजी की बनी है। स्टील कंपनियों में जेएसडब्ल्यू स्टील आप गौर करेंगे, डे हाई से कुछ हल्का हुआ, लेकिन 826 के आसपास वो क्लोज बनता दिखाई दे रहा है। टाटा स्टील ने अपने मोमेंटम को बरकरार रखा, वहां पर करीब 2% तक के मूव्स देखने को मिले हैं। तो कुल मिलाकर अनुज, जो डर था कि शायद 22,000 के नीचे हम क्लोज दिखाएंगे, 22,050 नहीं लेकिन 22,030 के आसपास निफ्टी इस समय। हाँ, लेकिन आखिरी में फिर लास्ट के 5 मिनट में मामला गड़बड़ा गया। वो एक समय लग रहा था कि ठीक मामला हो रहा था निफ्टी का, लेकिन ठीक है, दिक्कत नहीं है। मेरा व्यू बहुत क्लियर है अभी भी। मार्केट बीच बीच में आपको झटके देगा, लेकिन आपको उसमें बने रहना है। हाँ, आज मिड कैप में थोड़ा सा एक स्केयर जरूर आया है। अच्छा, आज के मिड कैप में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, पहले जब इस तरह के मिड कैप के मूव्स आते थे तो उनमें नॉर्मली इंटरडे में बाइंग आ जाती थी। आज इंटरडे में बाइंग नहीं आई है मिड कैप इंडेक्स में, तो ये थोड़ा सा देखना होगा हमको, कल फॉलो थ्रू आता है या नहीं। और ये सेकेंड रनिंग है जब मिड कैप इंडेक्स रेड में बंद हो रहा है। निफ्टी तो खैर 6 दिनों की तेज़ी के बाद रेड में बंद हो रहा है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप याद रहे कल भी रेड में बंद हुए थे, और आज भी मिड कैप और स्मॉल कैप रेड में बंद हो रहे हैं। तो वो एक थोड़ा सा, आप चाहें अगर उसको एज डिसअपॉइंटमेंट गिनना तो उसको एज डिसअपॉइंटमेंट गिन सकते हैं, लेकिन फिर भी मार्केट का क्लोज, चलिए वॉल पे देख लेते हैं मार्केट का क्लोज कैसा रहा। मेरे ख्याल से 22,000 के ऊपर ही हम बंद होंगे, क्योंकि एवरेजिंग के बाद भी, हालांकि लास्ट के 5 मिनट फिर थोड़ा सा खराब रहे निफ्टी के लिए, 22,017। और निफ्टी बैंक भी देखिए, एक समय तो लग रहा था कि वापस 47,000 क्रॉस कर गया। अब प्रोविजनल क्लोज है ये, मेरे ख्याल से एक्चुअल क्लोज करीब 47,950 to 48,000 के आसपास होना चाहिए।
एक बार वो फाइनल नंबर आएगा तो रिविजिट करेंगे। मिड कैप इंडेक्स करीब 1.5% नीचे है, स्मॉल कैप इंडेक्स आएगा आपकी स्क्रीन पर, वो भी 1% नीचे, और निफ्टी आईटी में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर था, करीब 2% नीचे। एडवांस डिक्लाइन आएगा आपकी स्क्रीन पर, 700 बढ़ने वाले शेयर थे और करीब 1580 गिरने वाले शेयर। आज का टॉप इंडेक्स लूजर था CPSE इंडेक्स, करीब 2.25% नीचे। यहाँ पर आज अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग थी, चाहे कोल इंडिया हो, चाहे NTPC हो, चाहे ONGC हो, चाहे बाकी के नाम हो, यहाँ पर अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग थी। PSU बैंक निफ्टी ने अच्छा किया क्योंकि SBI ने आज एक फ्रेश लाइफ टाइम हाई लगाया। बाकी सेक्टोरल इंडिसेस में आज दिक्कत थी, ऑटोज़ हो चाहे बाकी के इंडिसेस हो। मेटल्स ग्रीन में था हालांकि, लेकिन उसके अलावा बाकी के जो कुछ सेक्टोरल इंडिसेस थे वहाँ पर आज थोड़ी सी तकलीफ थी। फार्मा इंडेक्स करीब 0.5% नीचे। निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं आप। कैपिटल गुड्स इंडेक्स करीब 1.5% नीचे था। टाटा स्टील में 2% की रैली, इसने मेटल्स की रैली को स्पॉन्सर किया। SBI ने PSU बैंक्स को संभाला, JSW स्टील और इंडसइंड बैंक। लेकिन बढ़ने वाले शेयर आज थोड़े कम थे, गिरने वाले शेयर ज़्यादा थे और ज़्यादातर PSUs थे। BPCL, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, उसके अलावा NTPC और फिर कुछ IT स्टॉक्स जैसे कि विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, HCL टेक, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहां पर आपको आज सेलिंग देखने को मिली। LTI, माइंट्री, कोटक महिंद्रा बैंक, ITC, अदानी पोर्ट्स, ये कुछ और स्टॉक्स थे। करीब 168 पॉइंट निफ्टी 164 पॉइंट नीचे बंद होता हुआ 22,033 पर। मैं अभी भी कहूँगा लेकिन कि ठीक है, क्लोज खराब है लेकिन उतना खराब नहीं है और एटलीस्ट 22,000 के तो हमेशा ऊपर ही बन रहा है। तो करीब 22-30 के ऊपर बंद होता हुआ निफ्टी। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। कुछ मोमेंटम कुछ स्टॉक्स में आया, कुछ में थोड़ी सी पोजीशंस फिसल आउट हुई। अच्छा, अब देख लेते हैं सीधा सौदा का अपडेट। ABB आज का टॉप परफॉर्मर, 0.5% से ज़्यादा के गेंस इसमें बनते दिखाई दिए। उसका पूरा फ़ायदा नीरज ने भुनाया है क्योंकि ये उस टीम का हिस्सा था। 5,000 के ऊपर बाय द वे वो क्लोज आया है। यूनियन बैंक, हीरो मोटो में ऑफकोर्स मंदी और केफिन में तेज़ी के ट्रेड्स, ये नीरज के टॉप परफॉर्मर्स। आशीष के टॉप परफॉर्मर्स में जी एंटरटेनमेंट मंदी की तरफ था, लेकिन GOCL कॉर्पोरेशन, टूरिज्म फाइनेंस और थर्मैक्स में तेज़ी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी है। ओके, तो ये था हाल। और थोड़ा सा हाल अगर आप देखें टेक्निकली, अगर आप देखें निफ्टी बैंक बैकफुट पे आए, बट ठीक है, हमें थोड़ी बहुत कूलिंग ऑफ प्रोसेस होगी, दैट्स गुड। और याद रखिएगा बैंक निफ्टी आज भी स्टेबल था, बट इट्स IT जिसने थोड़ा सा पेन दिया। आज थी निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, कल है निफ्टी की एक्सपायरी वीकली कॉन्ट्रैक्ट की। और कल सुबह एक बार फिर से हर्षदा, मैं, अनुज, आशीष और नीरज जी करेंगे आपसे मुलाकात पहले मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए